ब्राजील जज्बात तजादात की सरजमीन है। यहाँ एक सादा राहगीर तुम्हें गिले लगा सकता है और अपनी आखिरी खुराक से तुम्हारी खिदमत कर सकता है और फिर तुम्हारी तमाम जायदाद भी छीन सकता है मुस्करा कर। और जबकि करोड़पति खतरनाक इलाकों के ऊपर हेलीकॉप्टरों में परवाज करते हैं, लाखों ब्राजीली उन इलाकों में रहते हैं, बच्चों की परवरिश करते हैं और मुस्तकबिल के मंसूबे बनाते हैं। ये किस्त इन इलाकों के बारे में होगी जहां फोएल्ला की झोंपड़ियां हैं और मैं उनको ब्राजील के दो अहम तरीन शहरों साओ पालो और रियो डी जनेरो में फिल्माने जा रहा हूं। ये रहा आपका फबिल। मेरा ख्याल है कि इतनी खूबसूरत जगह पर मरने के बारे में मजाक है, लेकिन सिर्फ जुज़वी तौर पर, क्योंकि झोंपड़ियों में रहना बहुत खतरनाक हो सकता है, यहाँ तक कि मकामी लोगों के लिए। पुलिस वाला बाप अपनी बेटी के साथ 8 साल की उम्र से ज्यादती कर रहा था। इसकी टांग में गोली मार दी। किसी हामिला औरत ने सीधा न दी। मैं बच्चे को जन्म दिया, शायद इस तरह अपने बच्चे को फेंक दिया। नदियों गंदे पानी की नालियाँ शहर के मरकज से गुजरती हैं। फोलाज में कवानीन का कोई अमल दखल नहीं होता और न ही पुलिस होती है, जबकि माफिया ममनुआ अशिया की तिजारत से बहुत ज्यादा पैसा कमाती है। यहाँ के दौर में ये मुनशियात की बुनियादी गुजरगाह है, खास तौर पर जैसे कि पूरी दुनिया में। जहाज का ज्यादातर हिस्सा पानी के नीचे डूबा हुआ है। गोताखोरों से मुनशियात लाई जाती है। मुख्तलिफ जालियाँ हैं, ये जालियाँ खोलते हैं और मुनशियात जोड़ते हैं। वही जज, वही वकील, वो भी सिगरेट पीते हैं, वो भी इस्तेमाल करते हैं। मुल्क में बदउनवानी और बेकायदगी का राज है और बहुत से गैर मुल्की बड़ी मुश्किलात में फंस जाते हैं। पहले वो जेल में डालते हैं, फिर ये समझते हैं कि तुम्हें किस लिए जेल में डाला गया। ऐसा हुआ कि मेरे सूटकेस में 8 किलो पैक शदा कोकीन मिली, जो मैंने खोया। मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। आज मैं झुग्गियों में जाऊंगा, पुलिस के छापे का गवाह बनूंगा और खुद मकामी माहौल को महसूस करूंगा। रास्ता बंद कर दिया गया, इसी का इंतजार हो रहा है। यहाँ उन्हें मारा जा सकता है क्योंकि वो पुलिस हैं। गली में आए चाकू से हमला किया। ऐसा हुआ था, मैं एक चीनी शख्स से बात कर रहा था। उसने कहा कि उसने जाती तौर पर 1000 से ज्यादा लोगों को मारा। वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्राजील में पहले गुलामी कैसी थी और अब ये कैसे जाहिर होती है, और मकामी जेल में एक गैर मुल्की की मुश्किल जिंदगी के बारे में भी। जेल में ज्यादातर 80% लोग सियाफाम थे। कुछ लोगों के साथ बच्चों की तरह बर्ताव करना पड़ता था, उन्हें मजबूर करना पड़ता था नहाने के लिए, लेकिन शुरू में मर भी सकते। हाँ, हो सकता है। और मेरा पहला फैसला ये था कि भाग जाऊं, और मैं भाग गया और कामयाबी से। आज बहुत से वाकयात होंगे, तो जब तक आप मेरे YouTube और Instagram पर सब्सक्राइब कर रहे हैं, वोवा कारमानोफ शुरू कर रहा। रियो कार्निवाल्स, फुटबॉल, ओलंपिक्स का शहर, लेकिन हम समंदर पार से इसे सिर्फ इसी तरह जानते हैं। ब्राजीली लोग यकीनन फुटबॉल और कार्निवाल्स को पसंद करते हैं, लेकिन रोजाना उन्हें दूसरी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर मकामी लोग फोलाज में रहते हैं, जो गरीब और खतरनाक इलाके हैं। ऐसे ही एक इलाके में कोपकाबाना बीच के करीब से मैं और अल्लाह जा रहे हैं। अला अक्सर फोलाज में जाती हैं और हाल ही में उन्हें बेघर लोगों ने मारा पीटा। यहाँ वो फोन पर इस लड़ाई के नताइज दिखा रही है। मैं घर वापस जा रही थी, सर्दी थी, अगस्त था, और मैंने एक बेघर शख्स को देखा जो सोने की तैयारी कर रहा था। वो शॉर्ट्स और चप्पल में था। मुझे इस पर तरस आ गया। मैंने पूछा कि क्या कपड़े हैं। उसने कहा कि नहीं है। मैंने इसे वदा किया कि मैं तलाश करके लाऊंगी, तो मैंने उसे गर्म चाय, मीठा, कपड़े, जो कुछ भी मिला दिया। और फिर उसकी महबूबा आ गई। उसने मुझ पर मुक्के और लातों से हमला किया, मेरे बालों से कपड़ा खींच लिया। तब मुझे समझ आया कि शायद पुलिस के पास जाना चाहिए, क्योंकि अगर हर कोई खामोश रहेगा तो ये सब वैसे ही चलता रहेगा। तो क्या उसके बाद कुछ बदला? नहीं, जाहिर है कुछ भी नहीं बदला। मैंने फैसला किया कि मैं अदाद व शुमार के लिए काम करूंगी। दरख्वास्तें अदाद व शुमार बनाएंगी। उन्हें इक़दामात करने होंगे, इलाके में और ज़ाती तौर पर नहीं। नताइज के मुताबिक मैं हैरान रह गई, और वो बस मुझ पर ऐसे ही कर सकता है। बेकार। समझती हूँ कि ये बेकार है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा।
मैं कहती हूँ खैर बुनियादी तौर पर मुझे शक नहीं था कि ये बेकार होगा, लेकिन मैं चाहती थी कि ये सब कुछ सरकारी तौर पर दर्ज हो जाए। मैंने ये माहिरीन की जांच पड़ताल मुकम्मल की देखेगा। घर वापस आई, सब धुंधला रहा है, ज्यादा होता जा रहा है, फ्रैक्चर सामने आने लगा, सब कुछ खत्म हुआ और मैंने फैसला किया अब मैं किसी की मदद नहीं करूँगी। आलिया खुद एक फाविला में नहीं रहती, तफरीही इलाके में रहती है। ताज़ा मनाजिर उसकी खिड़की से गोलियों की आवाज सुनाई देती है। और ये कुछ दिन पहले पड़ोस की गली में पुलिस वालों ने एक हामिला लड़की को मारा। फोयल्ला उर्न जहां हम पहुंचे हैं समंदर के करीब है, लियो के मरकज से ज्यादा दूर नहीं। ये सबसे खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी हुदूद में आम टैक्सी से नहीं जा सकते। और यहाँ दाखिले पर और पुलिस चौकी के पास ये आखिरी जगह है जहाँ मैं निस्बतन सुकून से वीडियो बना सकता हूँ। तुम कभी नहीं जानते कि वीडियो में तुम किसको पकड़ सकते हो। यहाँ ज्यादातर लोग वो हैं जो भाग रहे हैं। तो हमने यहाँ वीडियो बनाना शुरू किया। हम पर नजर डाल रहा है, क्या ख्याल है? नहीं लगता मारो, डर लग रहा है। वो तुम्हारी दीवार के पीछे है। हम फोयल्ला पर सिर्फ मकामी लड़कों के साथ मोटरसाइकिलों पर जा सकते हैं। मुझे हैरत हुई कि यहाँ कितनी भीड़ है। फोयल्ला की मरकजी सड़क पर दुकानें काम कर रही हैं, रिहायशी अपने कामों में मसरूफ हैं। ग्राफिटी कुछ जगहों पर, कचरे के ढेर जितना ऊपर जाते हैं इतना ही डर लगता है और खुफिया वीडियो बनाना मजीद खतरनाक होता जाता है। ऊपर सब कुछ तामीर कर रहे हैं और कुछ न कुछ जोड़ रहे हैं। मैं हैरान रह गया जब एक छोटा ब्राजीली एक पूरा बोरी ईंटों का अपनी पीठ पर लेकर गुजरा। हम एक किस्म कैफे में पहुंचे जहां अल्लाह अक्सर आती है। एहतियात से कैफे के तौर पर एक आम घर है जिसकी छत खिली है, जहां कुछ पीने के लिए मिलता है और रियो का बहुत ही गैर मामूली और ताकतवर मंजर देखने को मिलता है। ये है तुम्हारी फीविला। मैं सोचता हूँ कि इतनी खूबसूरत जगह पर मरना। वैसे फीविला के ऊपर प्लास्टिक के थैले नहीं बल्कि पतंगें उड़ती हैं। कभी उनके जरिए बदमाश इशारे दिया करते थे, लेकिन उनको समझ लिया गया और अब पतंगें दोबारा आम बच्चे उड़ाते हैं। फीविला एक बड़ी चट्टान के दामन में बनाई गई है जिस पर पानी के लिए खास रहनुमा खतूत है। हमारे यहाँ कभी कभार इस्तिवाई बारिशें होती हैं, वो बहुत ज्यादा पानी वाली होती है और तक घरों को बहा ना ले जाएं। ये पिल पानी के बहाव को समत देने में करते हैं। ये सब यूं ही नहीं है, अक्सर फीविला को पानी के बहाव से डुबो दिया जाता है, बहा दिया जाता है। हमारे तकरीबन हर साल होता है। या तो कोई फीविला बह जाती है, अब पूरे तौदे हो सकते हैं जो शहरों को बहा देते हैं। बड़ी अक्ल की बात है कि पहाड़ों पर इस तरह तामीर की जाए, है ना? ऊपर से देखा जाए तो हर फीविला के घर नीली बैरल नजर आती है। ये पानी का जखीरा है। कौन सा निजाम? अगर फर्ज करें पहले पानी को जखायर में पंप किया जाता है और ये तमाम इमारतों पर लागू होता है, जैसे कि बुलंद इमारतें और तिजारती इमारतें, वो जो 30 मंजिला हैं, सब के ऊपर छत के नीचे पानी के जखायर हैं और पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है। फीविला में चलना निस्बतन महफूज है, लेकिन सिर्फ फिल्म बंदी ना करें। तकरीबन हर गली में यहाँ मुनशियात की मुस्तकिल तिजारत होती है। मैं अभी और जीना चाहता हूँ और इन दुकानों की फिल्म बंदी नहीं की। वो इस मेज की तरह नजर आती है। अक्सर लड़कों के पास पिस्तौल नहीं, राइफल्स देखी है। हर मेज पर 4-5 लड़के होते हैं और सबके पास हथियार होते हैं। मेज पर पैकेट होते हैं जिन पर कीमतें होती हैं। जो चीज यूरोप में 100 की कीमत पर मिलती है, यहाँ $2 में पेश की जाती है। लियो के मरकज में भी ममनुआ अशिया फरोख्त की जाती है, खुले आम नहीं। यहाँ हाँ, ये सब कुछ फरोख्त होता है। ये नहीं कि खुद आकर पेश करते हैं, ये सब कुछ खुद ही तलाश करना पड़ता है, लेकिन ये सब कुछ यहाँ बहुत आसानी से होता है। ये साशा है, वो मल्लाह काम करता है और अपने साथियों से स्मगलिंग की कहानियाँ सुनता है। और यहाँ अक्सर चेकिंग, छापे वगैरह होते हैं। जैसा कि मैंने सुना है, ये सब कुछ ज्यादातर कंटेनर शिप पर होता है जो ब्राजील में आता है। इसी तरह अमले की जिम्मेदारी होती है कि वो उन तमाम कंटेनर्स को चेक करें। हालांकि जिस्मानी तौर पर यह मुमकिन नहीं होता, क्योंकि तसव्वुर करें वहाँ 2000 कंटेनर्स लोड किए जाएंगे। अक्सर जहाजों अमले की इत्तला के बगैर सामान लाद दिया जाता है। अगर पकड़े जाएं तो कसूर मल्लाहों आता है। जहाज का ज्यादातर हिस्सा पानी के नीचे होता है और इसी तरह गोताखोरों के जरिए मुनशियात लाई जाती हैं। इसी तरह वहाँ मुख्तलिफ जालियाँ होती हैं जहाँ मुख्तलिफ चीजें होती हैं।
ऐसे खिलने वाले हिस्से जहां पानी कूलिंग के लिए आता है, और इसी तरह वो इन जालियों को खोलते हैं और वहां मुनशियात को जोड़ देते हैं। जब जहाज नए बंदरगाह पर पहुंचता है तो वहां उनका इस्तकबाल होता है और उसी तरह उन्हें ले जाया जाता है। लेकिन ये बुनियादी बंदरगाह है। रियो डी जेनेरो मनशियात की नकलो हरकत का बुनियादी रास्ता है, खास तौर पर पूरी दुनिया में। मेरी मालूमात के मुताबिक कोलंबिया में सीरियल्स ज्यादा बनाई जाती हैं। अब नहीं, कोलंबिया में वैसे उन्हें थोड़ा काबू में कर लिया गया है। अब वहाँ कुछ सुकून है। और ये आम फोएल्ला की जिंदगी पर कैसे असर अंदाज होता है। मिसाल के तौर पर कुछ गुजरता है, कुछ बहाव, ठीक ये सब बंदरगाहों में होता है, यहाँ नहीं। यहाँ ये सब मकामी मनशियात की नकलो हरकत है, यानी ये सब छोटी छोटी जगहें हैं, यूं कह लें। कुछ छोटे व्यापारी खरीदते हैं और दोबारा बेचते हैं, लेकिन बुनियादी बहाव वो यकीनन वहाँ ज्यादा वसी चैनल्स हैं, यानी आबदोजों और हवाई जहाजों तक। तमाम मुनशियात की नकलो हरकत ये ज्यादातर फौलाज में होती है, क्योंकि वहाँ फौलाज यहाँ पहाड़ों में हैं। वहाँ पुलिस का दाखिला वो हमेशा नहीं आते, अगर आते हैं तो बख्तरबंद गाड़ियों में, तो किसी छापे के लिए और चले गए। हाँ, और वो भी बहुत कम। वहाँ उनका अपना सख्त निज़ाम है और आखिरकार ये सब जड़ा हुआ है, यानी ये पुलिस में भी है, बड़ी करप्शन है और ये सब यूं कह लें फरोख्त पर जड़ा हुआ है। मुनशियात की फरोख्त से बड़ी रकम का लेन देन होता है, जाहिर है, और इस नैश को कोई यूं कह लें आसानी से नहीं छोड़ेगा। और मुझे यकीन है कि हुकूमत में भी ये सब जड़ा हुआ है, वहाँ तक पैसे पहुँचते हैं। हाँ, क्योंकि ये सब जड़ा हुआ है, जाहिर है, आखिरकार चाहे कोई कुछ भी कहे। यहाँ ब्राजील में बहुत करप्ट मुल्क है। अगर FBL के लड़के अक्सर लूट मार और मवाद की तिजारत से कमाते हैं, तो लड़कियों के लिए कभी कभी जिस्म फिरोशी ही रह जाती है। लड़कियाँ बेचती है। तुम्हें संजीदगी से इस कंट्रोल लेवल पर, हाँ, यहाँ अगर तुम गुजरो तो शायद तुम गुजरो कहीं दूर, तुम्हें हमेशा कोई ना कोई विजिटिंग कार्ड दिया जाएगा। यहाँ यूं कह लें निचला लेवल है, जहाँ तकरीबन 30 रियाल 20-30 मिनट के लिए। वहाँ VIP लेवल भी है। 30 रियाल कीमत लिहाज से हाँ, ये खौफनाक है। सब्र करो। और वहाँ कतार भी है, वहाँ तुम्हारे लिए भी कतार होगी। ये नहीं कि मुझे मालूम है ये कहाँ से है। दोस्त ने बताया, समझ गया। ये जिनसी सियाहत का दारुल हुकूमत है या नहीं? खैर, दारुल हुकूमत नहीं, मशहूर है। ये हमेशा मकबूलियत का फायदा होगा, इसलिए ये मकामी सार्फिन, हाँ, ये मकामी है। अमरीकी आते हैं, नहीं, गैर मुल्कियों के लिए भी एक अलग सतह। वहाँ VIP बार्स हैं 40 रियाल के हिसाब से। हाँ, वहाँ डॉलर्स में होता है और वाकई वहाँ सतह मुख्तलिफ है, लेकिन यहाँ भी शहर के मरकज में ये सब कुछ मौजूद है। ब्राजील में के साथ बहुत रवादारी से पेश आते हैं, और यहाँ हम एक सरकारी ढांचे के पास से गुजर रहे हैं जो जिनसी अकलियतों के हुकूक से मुताल्लिक है। खैर, मुझे नहीं मालूम, शायद वहाँ कुछ करते हैं। रसूमात लगन। अगर आप अवामी तौर पर अपनी राय का इजहार करें कि आप मसलन के खिलाफ हैं, कि आपको ये पसंद नहीं, किसी को इस बारे में तौहीन करना चाहिए, तो ये मुमकिन है कि इज्तिमा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। यानी ये वाकई एक सरकारी, वहाँ उनके पास ढांचा है, वजारत यूं कह लें। मुझे नहीं मालूम कि ये वजारत तक पहुँचा है। खैर, वजारत की इमारत लगती है। ये दिलचस्प है कि उनके यहाँ सब कुछ कैसे होता है। मैंने उनकी साख्त के बारे में नहीं जाना, वहाँ कुछ तो है। खैर दोस्त, साशा के मुताबिक ब्राजील में बच्चों की जराइम बहुत ज्यादा है। बच्चों को सजा नहीं दी जा सकती। फिर उन्हें थाने ले जाएंगे, वहाँ वालिदैन से राब्ता करने की कोशिश करेंगे और कोई उन्हें छोड़ देगा। अगर वालिदैन खुद उम्मीद न करें। हाँ, अगर वालिदैन ने खुद उसे नहीं भेजा। छोटे लड़के, जानते हो, 12-15 साल के ग्रुप में आते हैं, घेर लेते हैं, किसी को मशगूल करते हैं और जेबों में हाथ डालते हैं और फौरन भाग जाते हैं। बैग खींच लेते हैं और भाग जाते हैं। फोयल्ला, मैंने 3 स्कूल फौरन देखे। हुकूमत बच्चों को मुनशियात से दूर रखने की कोशिश कर रही है, फुटबॉल और मौसीकी के जरिए। बचपन में लड़कियां अपनी माओ के साथ रक्स करती हैं, बहुत बालिग रक्स, और ये हम फोयल्ला में ढोल बजाने वालियों की मशक पर पहुंचे। फोयल्ला की गलियों में बहुत से बच्चे होते हैं। वो मुख्तलिफ तरीके से बढ़ते हैं गुर्बत में, लेकिन ज्यादा खुश होते हैं। आखिरकार बहुत से नौजवान मुजरिमाना गिरोहों में शामिल हो जाते हैं।
एक बार मैंने रियो डी जेनेरो में औसत उम्र देखने की कोशिश की, ब्राजील में, और मेरे सामने 32 साल की उम्र आई। मैंने सोचा अरे ये कैसे मुमकिन है। सबके पास तो अपने रिश्तेदार हैं या दोस्तों के जानने वाले हैं। जानने वाली दादी 100 साल से ज्यादा की है सबके पास। मेरे पास भी, मैं ब्राजीली नहीं, मेरे पास एक जानने वाली दादी है जो 100 साल से ज्यादा की है, और एक नहीं। सोचती कैसे मुमकिन है 32 साल। फिर मैंने समझा कि ये अमूमी शुमारियात है जिसमें शामिल हैं। ये वो लड़के हैं जो ज्यादा मिकदार की वजह से मर जाते हैं, लेकिन ज्यादा मिकदार की वजह से कम ही। ज्यादातर ये होता है कि झगड़े, फायरिंग। अला अक्सर फोलाज में पेडोफिलिया की कहानियाँ सुनती है। मान ले एक खानदान एक छोटे से कमरे में बस जाता है, हाँ उनके पास वहाँ, तो हम अभी एक घर की छत पर हैं, यानी ये पूरा घर है, वहाँ हॉल है, बेडरूम, किचन, सब कुछ। हम 4 बाई 4 यहाँ हैं। तो तसव्वुर करें तकरीबन ऐसे ही कमरे में वहाँ आपका खानदान है, आपके बच्चे बढ़ रहे हैं, यानी बुनियादी तौर पर सोने के लिए जगह वो सब के लिए एक ही है, और लोग अपने जूलॉजिकल कामों में मशगूल होते हैं, यानी नौजवानों सामने, बच्चों के सामने। यानी वो कुछ वक्त के लिए समझते हैं कि बच्चा छोटा है, अभी कुछ नहीं समझता, लेकिन बच्चे हकीकत में बहुत कुछ समझते हैं जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता, लेकिन उनके लिए ये मामूल की बात है। और जब वो बड़े होने लगते हैं, अगर उनके पास कोई बड़ा आदमी आता है और खेलने की पेशकश करता है, तो वो इसे जारहियत के तौर पर नहीं लेते, कुछ गलत नहीं समझते, क्योंकि घर में भी ये होता है। ये डरावना नहीं है, तो इसमें कुछ भी खौफनाक नहीं है। पास में वालिदैन पास बच्चों वक्त गुजारने का मौका नहीं होता, वो मुसीबत में होते। मैं अक्सर लड़कियों से बात करती थी ऐसे ही बातचीत करने के लिए, या उनकी बातें सुनती थी, लेकिन सबसे खौफनाक बात ये थी उनकी बातें सुनना जब आप वहाँ बैठे होते हैं, आप अपनी बियर पी रहे होते हैं और आप ये खौफनाक बातें सुनते हैं, जैसे कि वालिद एक पुलिस वाला अपनी बेटी के साथ 8 साल की उम्र से ज्यादती कर रहा था। आखिरकार जब वो 14 साल की हुई तो उसने उसकी टांग में गोली मार दी। आखिरकार उसके पास इतनी ताकत आ गई थी जज्बाती, नफ्सियाती तौर पर, कि वो कोई कदम उठा सके। उसने पिस्तौल तक पहुंचकर उसकी रान में गोली मार दी। इसके बाद इसने इसके पास आना छोड़ दिया। लेकिन इस फाविला में तुम्हें लगता है बहुत से लोगों के पास घर में हथियार है? बहुत से लोगों हैं, और ना सिर्फ घर में। रियो से मैं सान पाउलो जा रहा हूँ, जनूबी अमेरिका का सबसे बड़ा शहर और खतरनाक शहरों में से एक। शहर में 8 लाख रिहायशी यूनिट्स की कमी है, इसलिए तकरीबन 30 लाख लोग फोलाज में रहते हैं, जिनकी तादाद शहर में तकरीबन 2000 है, और जो 30 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा रकबा घेरे हुए है। सान पाउलो का मरकज भी सबसे खुशगवार इलाका नहीं है, लेकिन ये फोयल्ला नहीं है। फोयल्ला में जाने के लिए मैं ट्रेन शहर के किनारे जा रहा हूँ। शहर के मकाम पर अब बआसानी अपनी मलकियत से महरूम हो सकते हैं, इसलिए लोग अपने बैग सामने की तरफ पहनते हैं। सभी ऐसा करते हैं, लेकिन सब नहीं। लड़की का बैग सामने है, जबकि बड़े लड़कों का पीछे है। वो अपनी ताकत पर ज्यादा यकीन रखते हैं। ट्रेन की धुंधली खिड़की से झोंपड़ियां नजर आ रही हैं, मतलब है मैं। लेकिन मैं मेट्रो स्टेशन के गंदे इलाके में पहुंचा हूं, जहां बाजार और बेघर लोग हैं। अमीर लोग ऐसे इलाकों से गुजरते हुए नहीं जाते, उनके ऊपर से हेलीकॉप्टर में गुजरना महफूज है। मैं फोयल्ला की तरफ बस में जा रहा हूँ। इलाका बाढ़ से घिरा हुआ है, बहुत कम बेतरतीब इमारतें रंगी हुई हैं, ज्यादातर नंगी ईंटें हैं। पीवतर अब एक खुशगवार इलाके में रहता है, लेकिन इसने काफी वक्त फोलाज में गुजारा है और जानता है कि कुछ कैसे चलता है। मैं इस इलाके में आराम से फिल्म बंदी कर सकता हूँ। सब हम पर नजर डाल रहे हैं। यहाँ शायद ही कभी ऐसी फिल्म बंदी होती हो। ऐवान, अभी ये पुलिस वाले उन पैसों के साथ जा रहे हैं, देखो। फोयल्ला में दुकानों के मालिकान अपने पैसे कैश कोलिकेटर्स को सौंपते। जेब में नकदी रखना बहुत खतरनाक है। कितना यहाँ इस तरह चलना कितना महफूज है। अगर हम किसी को नहीं जानते और बस आए और फिल्म बंदी शुरू कर दी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ खतरा है। अगर कोई सवाल पूछेगा तो बस ये जानना चाहेंगे कि अब कौन है, किसके हैं। जैसे आम 90 की दहाई में सड़कों पर सोवियत यूनियन मुझे 90 की दहाई की याद दिलाती हैं दुकानों की शलफ। फोयल्ला में जिंदगी के कम मेयार के बावजूद पीटर शाज़ो नादिर ही बदतमीजी देखता है, इसके बरक्स। वह वो है वो अभी इगोर क्या कहा कहता है, मुआफ कीजिए, मेरे पास यहाँ वोडका है, और जैसे
इसे उठाया, हमारे रास्ते से हटा दिया क्योंकि उसे डर था कि हम उसकी वोडका की बोतल को गिरा देंगे। और फिर इसने हमें शब बखैर भी कहा। बहुत ही प्यारा खुशगवार शख्स था। झोंपड़पट्टी में हमें आवारा और शराबी नहीं मिलते। यहाँ माएँ अपने बच्चों के साथ घूमती हैं और यहाँ तक कि खूबसूरत लड़कियाँ भी। खैर, मजमूई तौर पर मैंने तवक्को की थी कि यहाँ हर तरफ नशे के आदी लोग होंगे, सोए हुए, कुछ ऐसा। लेकिन ये दरमियानी तबका नहीं है, ये हमारे गरीब इलाकों की तरह है। असूलना लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, उनके घर काटन के नहीं हैं। वो लोग जो कुछ ज्यादा अमीर हैं फर्ज करें तो वो सब कुछ यूरोपीय तर्ज के मुताबिक करने की कोशिश करते हैं, अपने घरों में खूबसूरती पैदा करते हैं। यहाँ वोल्क्स वैगन के शायकीन हैं, ऊपर वोल्क्स वैगन हैं और नीचे वही, और गैराज में एक। ये तैयार हैं लेकिन उनको टू नंग करते हैं। यहाँ कुछ घर तो वाकई अमीराना नजर आते हैं और जरूरी नहीं कि वो गैर कानूनी पैसों से बने हों। हाँ, ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि पहले मंजिल को किसी कारोबार के लिए इस्तेमाल करें। ये कारोबार छोटा होता है लेकिन वो समझते हैं कि अगर वहाँ हफ्ते में 200 रियाल 300 इजाफी आमदनी हो जाए तो ये भी अच्छा है। फोयल्ला की एक पहचानी जाने वाली खुसूसियत ये शानदार सीढ़ियाँ हैं। हाँ, जैसे फिल्मों में होता है, कचना पारो उन पर दौड़ते हैं और अगर कुछ हो तो यहाँ छप जाते हैं। अगर कोई छापा हो तो यहाँ सीढ़ियों से ऊपर पहले ही पुलिस वाले खड़े हैं। हम छापे के वक्त पहुँचे। उन्होंने सड़क बंद कर दी और वो पहले ही किसी का इंतजार कर रहे हैं। नीचे भी कहीं रास्ता बंद है और इस सड़क पर पुलिस काम कर रही है। आमतौर पर पुलिस यहाँ सिर्फ इंतहाई सूरत में आती है। यहाँ वो नहीं आते, यहाँ उन्हें सिर्फ इसलिए मारा जा सकता है कि वो पुलिस हैं। यहाँ पुलिस को पसंद नहीं किया जाता क्योंकि यहाँ के गरीब लोग जैसे कि जिंदा रहने की कोशिश करते हैं और उसी तरह वो मुनशियात बेच सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। का चीज़ बुनियादी तौर पर आम गरीब इलाके को फाविल से मुमताज करती हैं। क्या ये बेतरतीब तमीरात अब कुछ और? क्योंकि जब ये तमाम ज़मीनें कब्जे में आईं तो उनके पास कोई दस्तावेजात नहीं थी। बाद में रफ्ता रफ्ता उन्होंने ये सब कुछ कानूनी बनाना शुरू किया और उससे पहले यहाँ खुद से आबादकारी थी। यानी शुरू में ये आबादकारी बस बेतरतीब थी, लोग जमीनें कब्जा कर लेते थे। कैसे? जी हाँ, कब्जा कर लेते थे। झुग्गियों में लोग नस्लों से रहते हैं, दादा से पोतों तक ये एक आम इलाका है। उन्होंने कभी दूसरे इलाके नहीं देखे। वो बच्चे पैदा करते हैं जैसे बिल्लियाँ, यानी उनके लिए बच्चे पैदा करना ये अच्छा कौन सा जिम्मेदार? हाँ, हामला हूँ तो ठीक है, बच्चा पैदा कर लूंगी, कोई मसला नहीं, चावल काफी हैं। ये पीटर के दोस्तों का घर है। वो यहाँ रुका था और यहाँ ज्यादा वक्त के लिए कमरा किराए पर लेने का भी सोच रहा था। एक छोटा सा बार है, दूसरी मंजिल पर मालिक रहते हैं और कमरे किराए पर देते हैं। पहली मंजिल को कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम बावर्ची खाने में दाखिल होते हैं। ऐसी जिंदगी। ब्राजीलियों के यहाँ सफाई के मामले में उनके यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। ये सड़क पर अंडे बेचते हैं, जारी रहेगा। यही वो घर है जिसे मैंने कभी किराए पर लेने का मंसूबा बनाया था। अभी पहले फिर मिलेंगे 400 रियाल के लिए। ये एक ऐसा कमरा है जहां मालिकन सोती है। छोटा सा अलमारी, बालकोनी की तरफ रास्ता, वहां फिर से टेलीविजन है। ब्राजीलियों के घरों में तरतीब नहीं होती और कमरे अक्सर खाली दीवारों किराए पर दिए जाते हैं। यहाँ यकीनन मुकम्मल गड़बड़ है, लेकिन ये कमरा आमतौर पर पहले ही किराए पर दिया जाता है। ये एक और कमरा है हकीकत में जहां मुझे रात गुजारने की पेशकश की गई थी। यहाँ भी किराए पर लिया जा सकता है। अभी यहाँ खाली है और यहाँ मेरे साथ होता है। यहाँ कोई बाथरूम नहीं है, हर जगह इलेक्ट्रिक शावर्स हैं और लॉन्ड्री रूम और पड़ोसियों के लिए एक खिड़की। और घर के अंदर भी खिड़की है। झुग्गियों में आमतौर पर वॉशिंग मशीनें नहीं होती और हाथ से धोते हैं। यहाँ उन डब्बूहे में तीसरी मंजिल, रसूलना एक छोटा सा दरवाजा।
کھلتا ہے اور ہم اوپر چڑھتے ہیں. یہاں ابھی کچھ خاص نہیں کیا گیا ہے، لیکن یہاں بھی تیار کیا جائے گا کچھ کمرے. یعنی اس طرح سے وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہیں، ایسے چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں. یہاں ایک گھر، وہاں کم سے کم، جیسے کہ یہ پہلے سے بند باڑ کے پیچھے ہے. ایسے چھوٹے گھر اور بے شمار تارے. عمارت آگے پہاڑ ہے اور پھر تعمیر کرنا ممکن نہیں ہوتا. ماحولیاتی مسائل فاولز کے رہائشیوں کو فکر مند کرتی ہیں. یہاں نکاسی آب اکثر سیدھے سڑک پر بہتی ہے، ندی میں جاتی ہے. جہاں نکاسی آب کی لائنیں بچھائی گئی ہیں وہاں سوراخ ہیں جن میں بارش کے دوران چوہے کھنچ جاتے ہیں. یعنی ان کے پاس نکاسی آب کا نظام ہے جو بارش کے پانی کے نظام کے ساتھ مل کر سیدھے ندی میں چلا جاتا ہے. یعنی ان کے پاس یہاں کوئی جی ہاں، کوئی فلٹریشن نہیں. یہ مہنگا ہے، ہمارے مولڈووا میں نہیں ہے. صحیح سہولیات صرف معمول کے علاقوں میں موجود ہے. یہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جی ہاں، یہاں تمام سڑکوں سے 1 2 3 4 اور وہاں 5ویں 6ٹھی تمام سڑکوں سے یہاں غالباً نچلا نقطہ ہے. اور سب صابن والا. ندی میں سب کچھ جاتا ہے. تمام صابن اور بہت سیاہ. پہلی تازگی نہیں. یہی وجہ ہے کہ میں نالی میں آ گیا. بہتر ہے کہ نیچے دیکھیں. لیکن ایسی ندیوں میں شاید کچھ بھی تیرتا ہوا مل سکتا ہے. مگرمچھوں کے علاوہ، ہاں، کسی زندہ چیز کے علاوہ یہاں زندہ چیز نہیں ملے گی، یہ تو طے. اس علاقے میں ندیوں کے کنارے خیموں میں آوارہ لوگ رہتے ہیں، حتیٰ کہ فولاذ میں بھی نہیں رہ سکتے. جھگیوں میں ندیاں سب کچھ بہا لے جاتی ہیں، حتیٰ کہ جرائم کے نشانات بھی. یہاں شہر میں میں نے بارش کے دوران صرف بڑھتی ہوئی ندی کو دیکھا، اور جب پہلے والے گئے، جیسا کہ کہا جاتا ہے، بہاؤ شروع ہوا. اس پہلے بہاؤ کے ساتھ قدرتی طور پر ہر قسم کا کچرا بہہ گیا جو سڑکوں پر جمع ہوا تھا. یہ بوتلیں، وہاں ڈبے، ایسا کچرا تھا. پھر جب پانی تقریباً 1 میٹر تک بہہ گیا تو دلچسپ چیزیں بہنے لگیں. دروازے، گھروں کی کچھ تعمیرات وہاں سڑکوں پر، کابینہ بہہ رہی تھی. پھر گیندیں بہنے لگیں. ہر قسم کے بچوں کے کھلونے، گیندیں، سب کچھ جو شاید صحنوں سے بہہ کر نالیوں میں چلا گیا. پھر اس سارے کچرے میں پہلا مردہ جسم نظر آیا. یہ کچھ ایسا تھا جیسے چوہا جو ڈوب گیا تھا. پھر بچھڑا، پھر دوسرا بچھڑا، اور یہ بچھڑے تھے چھوٹی گائے، اور دونوں کے پیٹ پہلے ہی پھولے ہوئے تھے. اور ان تمام کھلونوں کے درمیان میں نے ایک حقیقی بچے کو دیکھا جس کی جلد کا رنگ کالا تھا. شاید ابھی نوزائیدہ تھا کیونکہ بہت چھوٹا تھا اور ظاہر تھا کہ وہ ابھی پیدا ہوا تھا. لیکن اس کا پیٹ پہلے ہی پھولا ہوا تھا. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ کافی وقت سے پانی میں ہے. حالانکہ یہاں ایسی نکاسی آب ہے کہ اگر بچے کو سڑک پر پانی کے ساتھ بہا دیا جائے تو وہ آسانی سے پہنچ سکتا ہے. نکاسی آب میں اور بس نکاسی آب کے سوراخ اتنے بڑے ہیں کہ بچے کا سر آسانی سے گزر سکتا ہے. یہاں سمجھ نہیں آتا کہ ابتر ہے. مطلوبہ بچے کو حادثاتی طور پر بہا دیا گیا. ناپسندیدہ بچے سے چھٹکارا پایا گیا. میرا خیال ہے کہ زیادہ تر امکان ہے کہ یہ ناپسندیدہ تھا. یعنی کیونکہ اگر وہ کسی قسم کے کپڑوں میں ہوتا تو یہ سمجھ میں آتا کہ اسے کسی طرح سے آرام کے ساتھ بہا دیا گیا تھا کہیں. لیکن اس طرح یہ زیادہ تر امکان ہے کہ یہ پھینکا ہوا بچہ ہے. ازازکا ایک پرانی بستی ہے. برازیلی یہاں کئی نسلوں سے رہ رہے ہیں. جو لوگ یہاں بڑے ہوئے اور یہاں سے نکل گئے وہ یہاں واپس آتے ہیں دادی کے گاؤں میں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہاں رہنے والوں کی مدد کریں. آہستہ 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 اینٹ پر اینٹ رکھ کر انہوں نے اپنے لیے یہ فولاذ بنائے. اور اسی طرح جیسے کہ وہ ترقی کرتے رہے اور یہ پہلے ہی نسلوں سے 200 سال 300 سال اور وہ یہاں کتنے عرصے سے موجود ہیں.
ये उनके पास एक तारीखी साख्त की तरह है और यहाँ नजरियाती तौर पर आप वहाँ रहाइश भी ले सकते हैं। फर्ज करें मैं आया हूँ, मेरे पास एक आम कंडोमीनियम के लिए कम पैसे हैं। यहाँ अगर मैं चाहूँ कि तुम्हारे सामने अलगा 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 और लिखा हुआ है, अगर ये हर जगह लिखा हुआ है कि किराया पर दिया जा रहा है तो किराया पर दिया जा रहा है, वहाँ किराया पर दिया जा रहा है, यहाँ बहुत कुछ किराया पर दिया जा रहा है, और यहाँ फोन नंबर भी लिखे होते हैं। अब करीब जाते हैं, नंबर डायल करते हैं, पूछते हैं और यहाँ की कीमतें क्या हैं। ऐसे घरों में 600800 रियालिज़ माहाना। क्या ये एक अच्छा घर है? ये अच्छा समझा जाता है, लेकिन उनके पास ज्यादातर वॉशिंग मशीनें होती हैं। मुश्तरका वहाँ कई कमरे हैं, किराया पर दिया जाता है, लेकिन वॉशिंग मशीन एक ही होती है जो कई किरायादारों के लिए मुश्तरका होती है। किराया की कीमतें उसूली तौर पर जायदाद खरीदने पर तुम्हारे पास दस्तावेजात नहीं होंगे, यानी तुम्हारे पास मलकियत के हुकूक नहीं होंगे। दादी को पैसे दिए और रहने लगे। हाँ, ईमानदारी के वादे पर यूं कह ले, अगर ये मरकजी सड़क के करीब है तो ये हमेशा महंगा होगा, क्योंकि वहाँ तुम काम से वापस आए तो घर में दाखिल हो गए। तसव्वुर करो तुम घर वापस आ रहे हो, तुम काम से थके हुए हो, तुम्हारे पास कुछ सामान है, कुछ आलू, कुछ चीजें, हाथों में थैले, इन सीढ़ियों पर भी जाना है। झुग्गियों में बगैर मंसूबाबंदी और मंजूरी के घर बनाए जाते हैं और किसी भी चीज से वहाँ इमारत बस देखो, बस कुछ लाठियों, कुछ लकड़ियों, टांगों पर खड़ी है। मुझे नहीं मालूम ये कैसे नहीं गिरती। कभी कभार यहाँ तो इंजीनियरिंग का नामो निशान नहीं है। ये पहली चीज थी जिस पर मैंने यहाँ आकर तवज्जो दी। बात यह है कि हमारे सफर और नकल मकानी के साथ हम हमेशा कुछ खास मकामात पर जाते हैं। हम जहाँ भी गए वहाँ ज़लज़ले आते थे, और मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरा पहला सवाल ये है, क्या ये यहाँ हल रहा है? क्या यहाँ ज़लज़ले आते हैं? जब मुझे बताया गया कि रियो में ज़लज़ले नहीं आते, ठीक है चलो चलते हैं। हम यहाँ पहुँचे, लेकिन मेरे जहन में ये सवाल खुद ब खुद आता है। मैं इन इमारतों को देखती हूँ, कुछ पर 3 सतूनों पर एक बड़ा डबमेनू खड़ा है। मैं सोचती हूँ यहाँ 2 पॉइंट भी नहीं चाहिए, गिर जाएगा। यहाँ तो नहीं, यहाँ तो नहीं। जो लोग यहाँ हैं उनके लिए फाविल से निकलना मुश्किल है। फाविल से लोग अमूमन निकलते हैं, यूं कह लें जिंदगी के दूसरे दर्जे पर पहुँचते हैं सिर्फ फुटबॉल के जरिए। आइए खैर नायाब बात है। तमाम फुटबॉलर मशहूर ब्राजीली, वो तकरीबन सब ऐसे इलाकों से निकले हैं। उनके साथ कैसे? फुटबॉल अमनशी अलही ब्राजील में 20 साल से है और यहाँ हालात और भी सख्त थे। जब हर तरफ कत्लो गारत होती थी, ओपिकाबाना पर गाड़ियाँ गुजरती थी सीधे मशीन गन से। इसी तरह कतारों में पुलिस स्टेशनों पर फायरिंग की जाती थी, यानी वाकई में बहुत डरावना था। और अब कुछ बदला है क्या? अब कुछ सुकून हुआ है या कैसे? अब बदमाशों का मेयार बदल गया है। अगर पहले मुझे डर नहीं लगता था, अगर मैं अपने साथ कीमती चीज नहीं ले जाती और कोई मुझे लौटने आता, मैं अपने सयाहों को यही सिखाती थी, आप अपने साथ कुछ नहीं ले जाते। अगर कोई आपके पास आता है तो आप अपनी जेबें उलट लेते हैं, दिखाते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है और आगे बढ़ जाते हैं। फाविलोहे में पुलिस के दाखिले के साथ जनूबी जोन में उनके लिए ये मसला बन गया है कि वो बस सड़क पर निकले, जैसा कि यहाँ कहा जाता है। हाँ, मरकजी सड़क पर कहीं कोपिकाबाना या पानीमा पर, ताकि लूट सकें, क्योंकि उन्हें इस पिस्तौल के साथ वहाँ तक पहुँचना भी होता है। और जब वो आखिरकार फैसला कर लेता है कि आपको लूटे और आपके पास टूटा हुआ फोन होता है, वो मायूस हो जाता है। हाँ, ऐसा ही है, और वो गुस्से में आ जाता है। वो कर सकता है, वो उन पर गोली चला देते हैं। तुम्हारे तजुर्बे में खैर कुछ जानने वाले हैं मुतासरा लोग हैं। तुम्हें किस बारे में बताऊं? घुटने के बारे में, पीठ में छुरी के बारे में, कटे हुए कान के बारे में। पूरा मेनू है। एक औरत जिसे पीठ में छुरी मारी गई थी, ये इनमें से एक थी जो कि मैं ये जंजीर कभी नहीं उतारता। जब तुम बात करते हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे पास बहुत कीमती खूबसूरत चीजें हैं। चलो तुम उन्हें कमरे में छोड़ दो और ये 2 दिन तुम जेवरात पहन लो। अगर तुम्हारे बगैर हार और बालियों के नहीं रह सकते। आखिर में हमारी औरतों को कायल नहीं किया जा सकता। 5 सितारा होटल में जेवरात के बगैर कैसे चिल्लो? वो पूरी निकलती है। डोल्ची और गाना के साथ एक लड़का आता है, कहता है सुनो वो बहुत जबरदस्त है, अमीर है, चिल्लू बांध लेते हैं। उसने उसे झड़क दिया, वो नाराज हुआ, बुरा मान गया और उसने चाकू से, ये हकीकत है, क्रूसी खातून। जी हाँ,
वो नहीं मरी, नहीं, सब ठीक है, वो बच गए। कभी कभी सयाह बेवकूफ़ी में फौलाज में जाकर मुश्किलात में फंस जाते हैं। ये ज्यादातर उन बेवकूफों के साथ होता है जो अपनी मुसीबत खुद ढूंढते हैं। ये तो बुरा लगा। मेरे मामले में मैं 3 दिन में 2 खतरनाक फौलाज में था। तुम अभी किसी काले थैले में तो नहीं हो, इसका मतलब है कि तुम इतने बेवकूफ नहीं हो। शुक्रिया। हाँ, अगर वीडियो जारी हो गई है तो इसका मतलब है कि मैं पागल नहीं हो। पुलिस की अदम बावजूद झुग्गियों में अपने कवानीन और ताकतवर ढांचे मौजूद है। हर जगह किसी भी फ़ोयल्ला में अपने यूं कह लें कवानीन होते हैं। अगर आप रवैये के उसूलों की पाबंदी करते हैं तो कोई आपको नहीं छेड़ेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। और अगर कोई छेड़ता है, क्या रुजू मुमकिन है? कोई निगरान होता है। निगरान लाजमी होता है, निगरान के नीचे मुआविन निगरान होता है। और वो नज्म व ज़ब्त की निगरानी करते हैं, सब कुछ ठीक रहे। जी हाँ, फौलाज में हमेशा शहर से ज्यादा नज्म होता है। और यहाँ यानी इसमें ये भी शामिल है कि अगर कुछ अफवाहें वहाँ पहुँचती हैं कुछ मखसूस लोगों तक, तो वो पहले अमल करते हैं, फिर जांचते हैं कि ये सच है या नहीं। और अगर अचानक तुम्हें बिलावजा सजा दी गई, अगर ये अफवाहें थी मिसाल के तौर पर, तो फिर इस शख्स को सजा दी जाती है जिसने ये अफवाह फैलाई। और अगर कोई सयाह कैमरे के साथ आ जाए, फिल्म बंदी मना है, एक उसूल है। तो आम तौर पर सबसे आसान ये है कि वो फोन और कैमरा ले लेंगे और उसके लिए निगरान सजा नहीं देंगे। नहीं, वो अपनी हिफाजत और मलकियत की हिफाजत करते हैं। किसी भी अजनबी पर, जैसे कि मुझ पर, मुसलसल नजर रखी जाती है। वो रेडियो से एक नुक्ते से दूसरे तक निगरानी करते हैं। जब कोई अजनबी फाविल में दाखिल होता है तो वो निशाने पर होता है, मालूम होता है और उसकी निगरानी होती है कि वो कहाँ गया, किससे मिला। तुम चल रहे हो सोवियत यूनियन में KGB, और दीवारों के भी कान होते हैं, यहाँ कान भी हैं और आंखें भी। यहाँ सुबह 5 बजे तुम चल रहे हो, कोई नजर नहीं आता, सोचते हो सब सो रहे। नहीं, हमेशा कुछ गवाह होते हैं जो तुम्हारी निगरानी करते हैं कि तुम कहाँ गए, क्या कर रहे हो। यूं की मसला ये है कि फौलाज वो शहर के बिल्कुल अंदर वाक़े हैं। कुछ शहर हैं मसलन शुमाल मशरिक में, जहाँ फौलाज शहर के बाहर किनारे पर वाक़े हैं। वहाँ उनके दरमियान फायरिंग होती है, तकसीम, मुनशियात की स्मगलिंग और इस तरह की चीज़ें। खैर, जब तुम वहाँ नहीं। हाँ, अगर तुम वहाँ नहीं होते तो तुम्हारे लूटे जाने के इम्कानात होते हैं, या फिर कुछ और गोली लगने का खतरा कम होता है, बहुत कम। और यहाँ रियो में सब कुछ फौलाज के साथ मिला हुआ है। यहाँ तुम्हारे पास मरकज है और 50 मीटर के बाद ही फ़ोयल्ला शुरू हो जाती है। हालात पहले भी हो चुके हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले एक जानने वाले का फोन छीन लिया गया। वो बस सड़क पर चल रहा था और स्मार्टफोन में मगन था। वो आए, जल्दी से छीन लिया और चले गए। मोपेड पर। हाँ, इसीलिए अगर तुम उन चोरों को ऐसा इशारा नहीं देते तो इम्कानात कम होते हैं। किसी तरह साशा खुद फायरिंग का दबाव बन गया। पुलिस ने सड़क को, गाड़ियों को बस बंद कर दिया। सब रुक गए और वहाँ बहुत सी गाड़ियाँ थी और वो गाड़ियों के पीछे छपकर हरकत करने लगे। यानी वहाँ फायरिंग हो रही है, डाकू फायरिंग कर रहे हैं और पुलिस एक तरफ से आगे बढ़ रही है और वो गाड़ी के पीछे छुपे हुए थे और तुम्हारी गाड़ी के पीछे भी। मैं आईने में देखता हूँ पुलिस वाला बंदूक के साथ छुपा हुआ है। मैं सोचता हूँ मुझे क्या करना चाहिए, तुम्हारी गाड़ी के पीछे क्या करूँ, कैसे रद्द अमल दूँ। खैर, मैं कुर्सी पर झक गया। खैर, मैं क्या कर सकता हूँ, भाग नहीं सकता, नहीं जा सकता हूँ। अब साशा को कुछ नहीं हुआ, यहाँ तक कि जबरदस्त फिल्में फौलाज में बनाने से डरते हैं। एक सबसे मशहूर फिल्म है सिटी ऑफ गॉड, है ना? जी हाँ, और ये फिल्म सदाजलिज में नहीं बनी, यानी इसी नाम की फ़ोयल्ला में, यानी खतरे की वजह से। ये बिल्कुल दूसरे इलाके में फिल्माई गई, यानी जहाँ वाक़यात पेश आए। यहाँ तक कि वहाँ ड्रोन भी नहीं हो सकता। लेकिन फौलाज में ये कहले पसंद नहीं किया जाता क्योंकि वो बदमाशों को फिल्म बंद कर सकते हैं वही लोग, और वो उन्हें बस गिरा देते। ब्राजील की सड़कों पर मुजरिमों की खासी तादाद त्योहारों के दौरान होती है, जब कैदियों को बस घर जाने दिया जाता है। बात यह है कि क्रिसमस एक घरेलू खानदानी त्यौहार है और हर मुजरिम को हक है कि वो क्रिसमस अपने खानदान के साथ मनाए, और वो अपनी टांग पर एक कड़ा पहन लेता है, इसे घर जाने दिया जाता है। इसे अजीम खरूज कहा जाता है। जेल के दरवाजे खुल जाते हैं और ऐसे ही जैसे फैक्ट्री से मुजरिमों की भीड़ निकलती है, उनका इस्तकबाल उनकी बीवियां बच्चे वहाँ महबूबाएं करती हैं। वो घर जाते हैं। इनमें से कौन जेल वापस आता है? अगर 10% भी वापस आ जाएं तो ये अच्छी बात है। हुकूमत हम क्रिसमस पर छोड़ते हैं, 10% वापस आते हैं।
एक साल बाद वो कहते हैं क्रिसमस है, फिर छोड़ते हैं। जी हाँ, जेलें सब भरी हुई हैं। वहाँ 10 लोगों की जगह पर 30 लोगों को ठूंस दिया जाता है। यानी वो वापस नहीं आए हमेशा। एक है, क्रिसमस पर चोरियों की तादाद बहुत बढ़ जाती है। मैं उन्हें समझता हूँ क्योंकि उन्हें तोहफे चाहिए। रिश्तेदार बहुत हैं, बच्चे, पूरी एक जमात, सबको तोहफे चाहिए। वो पैसे कहाँ से लाएंगे? जाहिर है उन्हें जाकर चोरी करनी पड़ेगी। यानी ये मसलन मेरे इलाके में एक नेटवर्क स्टोर खोला गया। वहाँ घरेलू आलात से लेकर मिठाई तक सब कुछ फरोख्त होता है, हर किस्म की चीजें। और जब से उसे खोला गया है, मैं नहीं जानता कि इसे कितनी बार लूटा गया है। यहाँ तक कि उसे हमेशा के लिए बंद करने का सोचा गया था। यहाँ तक कि एक हफ्ते में 3 बार लूटा गया। और लोग आते हैं, उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं होता, सीधे अंदर आ जाते हैं। एक औरत आई, टेलीविजन उठाया, चल दी। वो वहाँ जड़ा हुआ था, इसके हाथ से फिसल गया, टूट गया। बहुत खराब थी, दूसरा ले लूंगी। वो जाती है, दूसरा टेलीविजन उठाती है और बाहर निकल जाती। और ये सब के सामने होता है, कैमरे रिकॉर्ड करते हैं और कोई कुछ नहीं करता क्योंकि जानते हैं कि टेलीविजन देना सस्ता पड़ेगा। मैंने ज्वेलरी की दुकान में नौकरी कर ली। हम वहाँ काम करते थे, वहाँ मुख्तलिफ कौमियतें थीं। सर, कभी लूटा नहीं गया, नहीं, कभी कभार कुछ होता रहता था। हमें नहीं लूटा गया क्योंकि वहाँ मुसल्लह सिक्योरिटी मौजूद थी। लेकिन यहाँ जैसे मगरबी फिल्मों में होता है, बैंक और ज्वेलरी की दुकानें अब भी आसानी से लूटी जाती हैं। झोंपड़पट्टियों में आम लोग और बच्चे रहते हैं, इसलिए यहाँ मजेदार चीजें मिलती हैं और वो भी सस्ती। ये एक बेरी है जो, जैसा कि मैं कहता हूँ, अमेज़न में पाई जाती है। ये झाड़ों की तरह के फूल तोड़कर खास डुमों में प्रोसेस करते हैं और उसका छिलका उतारते हैं। वहाँ पर फौरन इस सब को शुक्र के साथ महफूज करने के लिए छिड़क देते हैं। फिर उसे बिलाक्स में मुंजमद करके पूरे ब्राजील में तकसीम करते हैं। चावल, पीजून, चावल और फलियां, ये इनकी बुनियादी ग़िज़ा है। वो इसी से अपनी खुराक पूरी करते हैं और उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं होती। उनके लिए लजीज खाना स्पगेटी है। यानी मैक्रोनी खास मौके पर खाई जाती है। यहाँ उनके पास बस कोई सनती इदारा है, इसीलिए ये खारदार तार के पीछे है। और उनके निजी घर भी खारदार तार के पीछे होते हैं, यानी उनकी स्कूलें भी इसी तरह वो भी खारदार तार के पीछे हो सकती है। अपनी फौलाज में नौजवानों की गैंग चोरी नहीं करती, बल्कि दूसरे इलाकों में जाकर वारदात करती है। पसंदीदा वक्त कार्निवाल होता है और यहाँ ये स्कीम कैसे काम करती है। तो वो हुजूम में होते हैं, 10 लोगों के ग्रुपों में काम करते हैं और जाहिर है वो शिकार को घेर लेते हैं और फौरन फ़ोन छीन लेते हैं और इसे ग्रुप में मुंतकिल कर देते हैं। तकरीबन वो शख्स जिसने छीना होता है इसके हाथ में नहीं रहता और जंजीर की तरह फ़ोन एक शख्स के पास चला जाता है और एक शख्स ये फ़ोन जमा करता है। सबसे साफ और शरीफ शायद कोई लड़की होती है और वो घरी होती है, इसके पास कुछ जिस्म पर इन फोन्स वो कर सकती है। एक वक्त में अपने पास 20 फोन रख सकती है। पीटर अपनी चौकसी के बावजूद ऐसी चोरी का शिकार हुआ और फोन से महरूम हो गया। तो क्या तुमने कोशिश की किसी तरह इसे वापस लाने की? हाँ बिल्कुल, मैंने फौरन मौके पर ही कोशिश की चोरी के वाक़े के बाद, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। गैर मुल्की को पैसों के धोखा देना शाइस्तगी से हो सकता है। मसलन वेटर आपका बैंक कार्ड चरा सकता है। कार्ड की तब्दीली आप अपना कार्ड देते हैं, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको कोई और कार्ड दे दिया गया, आपने उसे ले लिया और आपके कार्ड का वो पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं। देख कर पिन कोड और उनके हाथों में आपका कार्ड होता है, वो फिर फौरन इसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। अपने ही टर्मिनल्स पर वो ये पैसे निकाल लेते हैं, कार्ड को खाली कर देते हैं। लेकिन ये ऐसी चीज़ है जिसका पता लगाया जा सकता है। लेकिन ऐसी स्कीमें खुद चोरों के लिए खतरनाक होती हैं। ब्राज़ीलियों के लिए उनके कवानीन बहुत सख्त है, यानी ऐसी चीज़ों के लिए इनके यहाँ लोग लंबे अरसे के लिए जेल में चले जाते हैं। उनके यहाँ बहुत से पकड़े जाते हैं और जेलें भरी हुई हैं और ओवरलोड हैं, यानी 12 लोगों की जगह पर 50 लोग 40-60 हो सकते हैं। फिर ये क्यों काम नहीं करता? वो फिर भी नहीं डरते। वो नहीं डरते और उनके यहाँ ऐसी सूरत हाल है कि जब वो सब इकट्ठे होते हैं, इज्तिमाई तौर पर वो तकलीफ नहीं उठाते, वो ऐसे ही इकट्ठे रहते हैं। औलाज में इज्तिमाई तौर पर इकट्ठे और मजबूत। हकीकत में उनकी सूरत हाल जेल में भी नहीं बदलती, उनकी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं बदलती, इसलिए इनमें से बहुत से लोग जेल जाने से नहीं डरते। सिर्फ वहाँ खाना भी मिलता है और वहाँ खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं।
اور وہاں پیسے بھی کما سکتے ہیں. ویسے وہاں کام بھی ہے اور لوگ محنت کرتے ہیں اور تنخواہ بھی ملتی ہے, خاص طور پر خوفناک. ایوتر برازیلی جیلوں کے بارے میں یوں ہی نہیں جانتا. کچھ سال پہلے وہ یہاں ہیرے کے کاروبار کے لیے آیا تھا اور مشکلات میں پھنس گیا. یہاں پیداوار ہوتی ہے تائینا ہیرے. برازیل میں یہ واحد جگہ ہے جہاں مصنوعی ہیرے تیار کیے جاتے ہیں اور وہ اس سے بہتر حالت میں ہیں. قدرتی اور ان کی چمک بھی بہترین ہوتی ہے. اور اسی طرح میں یہاں ان لوگوں کی تلاش میں تھا جو یہ ہیرے تیار کرتے ہیں تاکہ ان سے زیورات بنائے جا سکیں. اور ہم پہلے ان ہیروں کو دبئی کے ذریعے بیچتے تھے. وہاں اسرائیل مارکیٹیں. معلوم ہوا پیٹر کے شراکت داروں نے کیڑے پیک نہیں کیے تھے. اور یہاں میں نے جیسے کہ ان لوگوں کو پرانے تعلقات کے ذریعے ڈھونڈا. میں ان ہیروں کو لینے آیا, انہوں نے مجھے پیک کر کے دیے. میں نے انہیں لے جانے کے لیے روانہ ہوا اور اس طرح جب ایئرپورٹ پر اسکینر نے کچھ اور چیز کی نشاندہی کی, ہیروں کی جگہ ایک کاکٹیل نکلا. سچ میں ہاں, اور نتیجہ یہ ہوا کہ میرے سوٹ کیس میں 8 کلو گرام پیک شدہ کوکین ملی, اور یہ مقامی کے لیے بہت بڑا حجم ہے. مافیا کے لیے بہت بڑی مقدار ہے. ایسا کہہ سکتے ہیں یہ بھی سمجھا جاتا ہے گویا یہ نقطہ نظر سے بہت سنگین جرم تھا. بہت سنگین جرم ہے, یعنی یہ جرم کی سنگین شکل ہے. 8 کلو گرام. تم آئے تھے, کتنے کلو گرام ہیرے لے جانے تھے؟ مجھے 1000 قیراط پیک کرنے تھے. یہ تقریباً 1 کلو گرام بنتا ہے. رکو, 1 کلو گرام ہیرے وہاں 8 کلو گرام کیسے نکلے؟ میں نے سوچا کہ انہوں نے اسے کافی میں پیک کیا ہوگا, کیونکہ پیکنگ ایسی تھی جیسے کافی کا پیکٹ اچھی طرح سے دبایا ہوا, جیسے ہوا نکالی گئی ہو, اور کافی مضبوط پیکنگ تھی. کوکین کے ساتھ یہاں قوانین مختلف ہیں. یہ سخت ہے, یہ ایک بھاری قسم کی منشیات ہے, اور یہ کہ تمہیں دھوکہ دیا گیا کسی کو بھی یہاں دلچسپی نہیں ہے. لیکن وہ اس کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ سب کو دھوکہ دیا جاتا ہے. یقیناً لوگ جو ہوائی جہازوں سے کوکین لے جاتے ہیں انہیں عمولہ کہا جاتا ہے, اور ان کے لیے یہاں قانونی نظام میں رعایتیں ہیں, اور انہیں بنیادی طور پر ترغیب دی جاتی ہے. یعنی لوگ جب ایسی حالت میں آتے ہیں تو عام طور پر یہاں 1 سال کے لیے رہتے ہیں. انہیں بڑی سزائیں دی جاتی ہیں, لیکن اس کے باوجود 1 سال بعد انہیں باہر چھوڑ دیا جاتا ہے. اس دوران تمہیں کہیں جانے کی اجازت نہیں ہوتی. تمہیں دیا گیا ہے 8-10 سال. آپ کو چاہیے پورا یہ عرصہ برازیل میں رہنا ہوتا ہے. تمہارے ساتھ؟ جی ہاں. پیٹر کو زیادہ دیا گیا ہے جتنا دیا جاتا ہے. مجھے پروسیکیوٹر نے سزا میں اضافہ کیا, یہ دلیل دیتے ہوئے کہ میرے پاسپورٹ میں بہت سے مہر ہیں اور میں نے بہت سے ممالک میں مختصر وقت کے لیے قیام کیا ہے. جیسے کہ تم ہر جگہ اسی طریقے سے کام کر رہے تھے. اور میں اسے سمجھا رہا ہوں کہ میرا کاروبار ہے, میرے ملک میں میری اپنی پارٹی ہے, میں اپنے ملک میں کافی مشہور شخص ہوں. لیکن اس پر کسی نے توجہ نہیں دی, نہ پروسیکیوٹر نے نہ جج نے. انہیں اس میں بالکل دلچسپی نہیں تھی, اور میرا کام یہ تھا کہ نشان لگاؤں کہ ایک اور شخص کو اس جرم کی وجہ سے گرفتار کیا گیا, اور ظاہر ہے مجھے بعد میں یہ الزام دیا گیا کہ میں ہوں منتظم ایک بڑی یورپی منشیات کی اسمگلنگ تنظیم کا, کہ میں الپاچینو کا سربراہ ہوں جیسے کہ اطالوی, اور اس کے ساتھ ہی کسی نے اس معلومات کی دوبارہ جانچ نہیں کی, بس پروسیکیوٹر کی باتوں پر یقین کر لیا. یعنی اس نے ایسا سوچنا چاہا اور اس کے سوچنے کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہوا. مختصر یہ کہ مجھے یہاں قید کر دیا گیا. میں ان خوفناک حالات میں ان خوفناک جگہوں پر پہنچ گیا. میں نے انہیں اندر سے دیکھا. میں برازیلیوں کے ساتھ اس مرحلے سے گزرا اور پھر مجھے بین الاقوامی جگہ منتقل کر دیا گیا جہاں حالات کچھ بہتر تھے. اسی لیے میں نے یہ سب کچھ خود پر آزمایا اور دیکھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے. اندر سے یہ امریکی جیلیں کیسی ہوتی ہیں, اس طرح کی ہوتی ہیں. مثال ایسا کیا تھا جو چونکا دینے والا تھا؟ یہ پہلے وقت میں چونکا دینے والی بات یہ تھی, یہ ساری گندگی تھی اور
अदम फहमी, मैं तो ज़बान नहीं जानता मेरे साथ क्या हो रहा है नहीं जानता। वाहिद चीज़ जो मैंने समझी वो ये थी कि अब मुझे पैक करेंगे और ये नहीं मालूम कि रिश्तेदारों को इत्तला देंगे या नहीं। ब्राज़ीली जेल में गैर मुल्की इंतहाई बेबस होता है। तुम जेल में पहुंच जाते हो और तुम्हारी हर चीज़ बंधी होती है। तुम्हारे पास फोन नहीं होता, तुम्हारे पास सादा कलम भी नहीं होता ताकि खत लिख सको, पते नहीं होता और कोई तुम्हें ये नहीं देता। तुम्हें दोस्तों के जरिए तलाश करना होता है, बातचीत करनी होती है, लोगों को ढूंढना होता है जो तुम्हें खाने के बदले मालूमात भेजते हैं। जेल में पैसा, खाना और सिगरेट होते हैं। तुम भूखे रहते हो और जो खाना तुम्हें दिया जाता है इससे अदायगी करते हो। आका वहाँ बीवी को इस नंबर पर SMS लिखो, यानी ये सब कुछ पैसे से होता है और बहुत महंगा होता है। शुरू में एक सादा पैगाम घर वालों को भेजने के लिए पीटर खाने पर बचत करता था, यानी मेरे पहले खतूत वो बिल्कुल भी नहीं पहुँचे। यानी जो मैंने दरख्वास्त की थी कि मेरी फेसबुक सफ़े पर ऐलान के तौर पर इत्तला दी जाए, ये वो है जो मैंने हाथ से लिखा था। नहीं, ये मदद नहीं करता। मैंने ऐसे बहुत से खतूत, ऐसे ऐलानात बनाए, एक भी नहीं था। हैरत अंगेज, मैंने एक भी नहीं देखा। कौंसल से अपनी मुसीबत खानदान को इत्तला देने में कामयाब रहा। क्या तुम्हारा खानदान से राब्ता था या नहीं? उन्हें इत्तला दी गई और बस और राब्ता मुनक़ते हो गया। फिर मैंने कोशिश की, मैंने कौंसल खाने को खतूत लिखे और वो उन्हें मेरी उन विकर्री को ईमेल के जरिए भेजते थे। क्या जवाब भी पहुंचता था? हाँ, ये बहुत तवील था और अगर आम डॉक के जरिए भेजें तो इसमें 3 महीने लगते हैं। खत जा रहा है। सबसे खौफनाक बात ब्राज़ील में अदालत गैर मुतवक्के है और मुल्जिम को नहीं मालूम होता कि उसे कितने वक्त के लिए जेल भेजा जा सकता है। मुझे पहले ही बाहर आना चाहिए था। मेरे पास पहले ही दस्तावेजात थीं कि मैं बाहर आ रहा हूँ और बस एक नया नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा सालों का इजाफा कर दिया गया है। मुझे इजाफा कर दिया गया, जेल में 4 साल से ज्यादा रहना बिल्कुल। और मेरा पहला फैसला ये था कि भाग जाऊं। मेरे पास मौका था, मैंने पहले ही मंसूबा देख लिया था। ये से भागना? जी हाँ, मैं भाग गया और कामयाबी से। लेकिन चूंकि मैं पूरा साल नहीं खा रहा था और दौड़ा तो मेरे पाँव ने काम करना छोड़ दिया। हाँ, शायद एड्रेनालिन का असर हुआ। मैं खेत में गिर गया। वो आए और मुझे उठा लिया और वापस जेल ले गए। इसके लिए इजाफा किया। उनके पास 1 साल की सजा थी, लेकिन ये सजा किसी तरह काम नहीं आई क्योंकि मैंने फौरन इस वक्त लिखना शुरू कर दिया। आला अदालत को खतूत और एक दिफाई वकील ने मेरी अपीलें सुनी, मालूमात की जांच की और फौरन रिहाई का फैसला दिया। मैं जनवरी में भागा था और अगस्त में मेरे रिहाई के दस्तावेज़ात तैयार हो गए थे, लेकिन फिर भी ब्यूरोक्रेसी जब तक ये दस्तावेज़ात जेल तक पहुंची। मैं तो अप्रैल में ही बाहर आ गया था। इस दौरान मेरा एक वकील बाहर था जो बिल्कुल भी मददगार नहीं था। वकील ने पैसे ले लिए लेकिन बिल्कुल कुछ नहीं किया। अपनी सजा पीटर ने तमाम कानूनी दस्तावेजात जल्दी से बनाए। यहाँ बदअमवानी है और यहाँ रहते हुए भी अगर यूं कहा जाए बाहर की तरह के मोड में मैं अभी भी सजा याफ्ता हूँ, लेकिन मैंने अपने लिए रिहायशी बना लिया है। और जैसे कि लेकिन दूसरे पासपोर्ट पर उनके लिए मैं दूसरा शख्स हूँ, दूसरे पासपोर्ट पर दूसरा यूक्रेनी पासपोर्ट। जी हाँ, यानी ये दस्तावेज मैंने बायोमेट्रिक पासपोर्ट पर बनाई और वो जो सादा पासपोर्ट है यूक्रेनी, उन्होंने इसे ले लिया और वो उसे वापस नहीं देते। वो सोचते हैं कि इस तरह तुम उनसे जुड़े रहोगे। मैं इस मुल्क से नहीं भागूंगा। अब मैं इस मुल्क का रिहायशी हूँ। तुम बाहर जा सकते हो। मैं पहले ही बाहर जा चुका हूँ। दिलचस्प है कि अफ्रीका मजीद गरीब ममालिक के बाशिंदे ब्राज़ील की जेल को अपनी जिंदगी बेहतर बनाने और दस्तावेजात हासिल करने का जरिया समझते। ये जो साथी हैं, जो सियाफाम हैं, वो यहाँ आते हैं और उनके लिए ये जैसे खुशी की बात है कि उन्हें यहाँ पकड़ा जाए। उन्हें कैद किया, खाना खिलाया, कपड़े पहनाए और फिर उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। अगर उनकी यहाँ कोई बरादरी है तो ये सियाफामों के लिए काम करता है और जो सियाफाम नॉर्मल हैं वो एक दूसरे की मदद भी करते हैं और इस तरह उनके पास यहाँ रहाइश का हक आ जाता है।
यानी बिल्कुल इसी तरह जैसे लड़के अमेरिका जाते हैं, वो सरहदों पर पहुंच जाते हैं, मेक्सिको से अमेरिका की सरहद अबूर करते हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, वो 3 महीने ज्यादा से ज्यादा 6 महीने जेल में रहते हैं, लेकिन जब वो जेल से बाहर आते हैं तो वो निकलते हैं। अमेरिका की रियासतों में वो अमरीकी बन चुके होते हैं और वो अपनी जिंदगी की कानूनी हैसियत के दस्तावेजात बनाना शुरू कर देते हैं पहले ही अमेरिका में, लेकिन वो अंदर है, वो अमेरिका के शहरी हैं, लेकिन वो पहले ही कैद की जगहों पर रह चुका है, वो रियासत का शहरी समझा जाता है और उसके लिए दस्तावेजात बनाना होता है बजाय इसके कि वो बच्चे के साथ इस मुल्क में आए, बच्चा पैदा करे और फिर दस्तावेजात बनाना शुरू करे। जेल में जाना फौरन कानूनी हैसियत हासिल कर ली। अपनी सजा के दौरान पीटर अक्सर अफ्रीतियों से मिलता था। जेल में ज्यादातर 80% लोग सियाफाम थे था इस बैन और यह खौफनाक था क्योंकि बहुत से लोग वाकई सिर्फ दरख्तों से उतरे थे। वो वहाँ क्या कर रहे थे? सबसे पहले कुछ के साथ बच्चों की तरह बर्ताव करना पड़ता था, उन्हें मजबूर करना पड़ता था नहाने, दांत साफ करने के लिए, दिखाना पड़ता था कि कैसे बुनियादी सफाई के ज़राए इस्तेमाल करने का तरीका, क्योंकि वो ये नहीं जानते थे, हत्ता कि उन्होंने कभी देखा भी नहीं था। उनके लिए नहाना बारिश में खड़े होने जैसा था, वहाँ की तरह, और यहाँ एक हकीकी शावर। यानी वो जेल में ऐसे आए जैसे किसी तहजीब में, एक जेल में। जी हाँ, यानी उनके लिए ये तहजीब है, उनके लिए ये जिंदगी है। बहुत से लोग वहाँ से जाना भी नहीं चाहते, यानी वो कहते हैं ओ यहाँ तो बहुत मजा है कि बाहर जाऊंगा, कुछ चोरी करूंगा और मुझे वापस यहाँ ले आएंगे। यही है सड़क पर जुर्म। उनके लिए ये मजा है, वो आराम से आ सकते हैं, कह सकते हैं कुछ भी तुम्हारे जेब में है दे दो, क्योंकि उन्हें वापस जाने से डर नहीं लगता। अगर अब अफ्रीकी लोग ब्राजील में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे जेल के जरिए ही क्यों ना हो, तो पहले ऐसा नहीं था। अफ्रीका से यहाँ बड़ी तादाद में सियाफाम गुलाम लाए जाते थे और मुल्क में अब भी इस दौर के बहुत से निशानात मौजूद हैं। ये किसी किस्म के इंसानी इस्तेहसाल की तरह लगता है। बिल्कुल सही। गुलामी का निज़ाम। पुर्तगालियों ने मकामी कबाइल, इंडियन कबाइल को गुलाम बनाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे क्योंकि इंडियन मकामी लोग थे, वो जानते थे कि कहाँ भागना है, कैसे लड़ना है और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पुर्तगालियों को मारना है। जाहिर है इंडियंस के पास लड़ने के लिए बहुत कुछ था, अपनी आज़ादी के लिए, अपने कबाइल के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपनी मजहब के लिए, और उसी लिए 60 की दहाई तक पुर्तगाली यहाँ अफ्रीका से गुलाम लाना शुरू कर देते हैं। और जाहिर है अगर हम किसी नमूने की बात करें तो ज्यादातर मर्द थे, लेकिन यकीनन ख्वातीन भी थी। ज्यादातर ये 7 साल के बच्चे और 22 साल तक के नौजवान थे। ज्यादातर ये मुख्तलिफ कबाइल के लोग थे जो अफ्रीका की सरजमीन पर आपस में लड़ते थे, यानी वो दुश्मन थे और एक ताकतवर कुव्वत में मुत्तहिद नहीं हो सकते थे जो गुलामों के ताजिरों या मालिकों का मुकाबला कर सके, ताकि किसी तरह मुजाहमत कर सकें। यानी अक्सर जहाज़ों पर ऐसे लोग होते थे जो अफ्रीका की सरजमीन पर दुश्मन थे और कैद में आ जाते थे। कबाइल के दरमियान फौजी तनाज़ात के दौरान और उन कैदियों को पुर्तगालियों, हिस्पानियों, अंग्रेजों और दीगर को बेच दिया जाता था। ये गुलाम बंदरगाहों पर आते थे, खास तौर पर रियो डी जेनेरो की बंदरगाह में, और बेचे जाते थे। गुलामों के मालिकों और ताजिरों को। यहाँ गुलामी का निज़ाम तकरीबन 300 साल तक जारी रहा। हमारे यहाँ अब भी कुछ निज़ाम मौजूद है। गुलामी, लोगों की भर्ती, यानी ये जैसे कि इस्लामी जदीद शक्ल। ख्वातीन के लिए सबसे नापसंदीदा कामों में फुजला उठाना था। अब भी रियो की सड़कों पर नालियाँ मौजूद हैं जिनमें से फुजला बहता था। ये बाल्टियों में उठाया जाता था, यहाँ बहता था और शहर के मरकज से बहता था। आ तो खलीज में, आ किसी दरिया में, इस पर मुनहसिर है कि हम कहाँ मौजूद थे। पानी की निकासी का निज़ाम बनाया गया, लेकिन जैसे कि 16, 17 और 18 सदी ये दरिया, मुआफ कीजिए, गंदगी के बहाव शहर के पूरे मरकज से। इस दरवाजे पर गुलामों के दिखाए गए हैं जिनमें फुजला उठाने वाली ख्वातीन शामिल हैं। चूँकि वो अपने सर पर बाल्टियाँ उठाती थी, तो जाहिर है कि बाल्टी से कुछ इसके जिस्म पर, हाथों पर और दीगर जगहों पर टपक सकता था। और हम ब्राजील की बात कर रहे हैं। यहाँ सूरज बहुत रोशन और तेज है और ये सूरज जिल्द पर निशान छोड़ देता था, सफेद यानी निशान। और जाहिर है ऐसे गुलाम दौर से नजर आते थे, सब जानते थे वो क्या काम करते हैं और उनके पास एक तरह की उर्फियत थी। मकामी आबादी में उन्हें चीते के गुलाम कहा जाता था, क्योंकि उनकी सिया जल्द
और ये सफेद निशान जैसे जिल्द पर निशान जो जाहिर करता था गुलाम किया काम करता है। यहाँ बेचने वाली गुलाम औरत है और खेतों में काम करने वाली औरत। अगर शहर में लोगों के पास 1 या 2 गुलाम होते थे तो खेतों में 500 लोगों को गुलामी में रखा जा सकता था। ऐसा लगता है कि शहरी गुलामों के लिए भागना आसान था, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर भागना है तो जंगल की तरफ, और वहाँ जिंदा रहना मुश्किल है। शहर में पैसे जमा करने और अपनी आजादी खरीदने का मौका था, और खुसूसी खिदमात काम कर रही थीं जो भागे हुए गुलामों को पकड़ती थीं। कुछ गुलाम गैर कानूनी गुलामी में रहते थे और उसके खात्मे के बाद भी, क्योंकि वो पढ़ना नहीं जानते थे और कोई भी मालूमात या खबरें वो अपने मालिक से हासिल करते थे जो उन्हें उनके नए हुकूक के बारे में बता भी सकता था या नहीं। गुलामी के खात्मे के बाद ब्राजीली घरों में घरेलू मुलाजमाएं आए, और अब ये ज्यादातर सियाफाम है जो थोड़ी सी रकम के लिए काम करती हैं। ये नेकी है, वो अपने खानदान के साथ ब्राजील में रहती है और उसके पास भी एक मददगार है जिसके साथ मुश्किलात आए। मिसाल के तौर पर शुरू में वो कभी हमारे साथ मेज पर बैठकर खाना नहीं खाती थी, यानी उनके यहाँ गुलामी का निज़ाम काफ़ी अरसे से नहीं है। वो एक आज़ाद औरत है, बिल्कुल बराबर के हुकूक के साथ हमारे साथ, जो कि मुल्क में मेहमानों की तरह है। लेकिन इसके सकाफती ख्याल नहीं आया कि हमारे साथ बैठकर एक ही मेज पर खाना खाए। वो हमेशा अलग खाना खाती थी, खुद अपने लिए अलग से कुछ खाना बनाती थी, जब तक हमने उसे बार बार अपने साथ मेज पर बैठने की दावत नहीं दी। हमारे साथ बैठो, क्या तुम्हें शराब चाहिए? मिकी ने महसूस किया कि यहाँ मुख्तलिफ रंगत के लोगों के साथ मुख्तलिफ सलूक किया जाता है। बहुत से लोग यहाँ तक के कहीं इदारों में, यानी जहाँ इंसान के पास ज्यादा इख्तियार होता है, बजाय इसके कि तुम जो इससे किसी मसले के हल के लिए रुजू करते हो वो तुम्हें मुखातिब करेंगे। वो सीने वरा यानी ये एहतराम जो मुस्तकिल तौर पर तुम्हें एक सफ़ेद फाम आका की तरह मिलता है, सच है। यहाँ क्या राज है, अगर तुम अपना कोई मसला हल करना चाहते हो लेकिन तुम्हारे मसले का हल किसी सियाफाम शख्स पर मुनहसर है, तुम उसके पास जाते हो और इससे इल्तिजा शुरू कर देते हो, बरा करम मेरी मदद करें, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ये करना चाहिए। आप ये कह सकते हैं, आपको ये करना चाहिए, मुझे इस मसले के हल की ज़रूरत है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? दिखाओ कि तुम उस पर मुनहसर हो। सफ़ेद फाम आका की मदद करना बहुत अहम है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कामयाब होना जैसे अंग्रेजी ज़बान सीखना। अभी तक ब्राजील के अपार्टमेंट्स में नौकरों के लिए खास कमरे, अलग बैत अल-खला और सोने के कमरे मौजूद हैं। एक झटका था जब हमने बहुत से पुराने अपार्टमेंट्स देखे। हम अंदर गए, वहाँ बावर्ची खाना था छोटा, इसमें चलना मुश्किल था। अब ऐसी बावर्ची खाने क्यों? क्या दिलचस्पी है? क्योंकि मालिकान वहाँ नहीं रहते। बिल्कुल, ये मालिकान कभी इन बावर्ची खानों में खाना नहीं बनाते थे, यानी वो पहले से ही ये बावर्ची खाने घरों में मंसूबाबंदी के तहत इतने छोटे बनाए गए थे क्योंकि ये समझा जाता था कि वहाँ सिर्फ अमला होगा। सबसे अहम बात जो बिलाशुबा है वो बच्चों के साथ रवैया है। वो उन्हें बहुत प्यार करती है। मुझे कभी कभी लगता है कि वो उन्हें मुझसे ज्यादा प्यार करती है। तुम्हें हसद नहीं, मेरे लिए सबसे अहम बात मेरे बच्चों की खुशी है। अगर मैं किसी वक्त किसी मुद्दत में उन्हें खुश नहीं कर सकता तो फिर वो ये काम करे, क्योंकि बच्चे यकीनन हमेशा मोहब्बत महसूस करने के मुस्तहिद हैं मुस्तकिल तौर पर, और अगर कभी मेरे पास उनके लिए वसाइल नहीं होते तो फिर ये वसाइल आया फराहम करे। ऐसी खिदमत की कीमत कितनी है? खैर, जब वो हमारे यहाँ तकरीबन 40 घंटे फी हफ्ता काम करती है। क्यों? तो महीने में $500 से कम बनता है। $400 ये इसके बावजूद है कि हम उसे ज्यादा पैसे देते हैं। फराखदिली कम भी दिया जा सकता है। मुलाजमा के साथ जहनी फर्क की वजह से निकी को अक्सर गलत फहमियाँ होती है। खैर, मैं इसे कहता हूँ कि हमारे यहाँ बच्चों के रहने की जगहें हमेशा बेऐब साफ होनी चाहिए। बच्चे हैं, खैर और लफ्ज़ बेऐब हर अपने तरीके से समझता है। बेऐब का इंतखाब ब्राज़ीलियों के यहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, इसकी दर्जाबंदी होती है। एक बेहतरीन मिसाल, वो एक बार पार्क में बच्चे के साथ घूम रही थी। सर्दी थी, बारिश हो चुकी थी, आसमान अब्र आलूद था। वो बेंच पर बैठी थी। हमारी बेटी नंगे पांव जूते उतार कर पानी के गड़े में बैठी थी, एक छड़ी से कुछ बना रही थी। ये इसलिए नहीं, इसे बच्चों की सेहत की परवाह नहीं, बल्कि इसलिए उनके यहाँ ये आज़ादी और बच्चे की हमागीर मोहब्बत है जो बच्चे को अपनी मर्जी से तरक्की करने की इजाज़त देती। वो वाकई नहीं समझती थी मसला क्या है। वो तो कुछ बना रही है, वो तो खुश है, इसे तो ये पसंद है। मिकी की मुलाजमा बिल्कुल फोइला में रहती। वो हर रोज तकरीबन 2 घंटे का सफर करके हमारे पास आती है। वो हर रोज आती है, वो घर के कामों में हमारी मदद करती है, वो बच्चों के साथ वक्त गुजारती है, उन्हें मुख्तलिफ क्लासेस और सरगर्मियों में ले जाती है। वो मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स, मशावरत, डॉक्टरों, तर्जमों वगैरह में मदद करती है। वो हमारे साथ 1 साल से काम कर रही है। वो अच्छी है। वो वहाँ रहती है जहाँ सबसे खतरनाक
कहर हाँ वहाँ जहाँ सयाहों को नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो वहाँ मुस्तकिल रहती है क्योंकि इसका रहाइश का खर्च हमारे मुकाबले में 20 गुना कम है। अच्छा ठीक है, $450 मैंने सुना है फौलाज में। हाँ और 500 रियालिस की अदायगी पर ये $100 बनते हैं। वो अपने शौहर के साथ हैं। ये सब इंटरनेट अदायगियों और यूटिलिटी बिल्स के साथ मिलकर हैं। फौलाज के बहुत से रिहायशी काम के लिए अमीर इलाकों में जाते हैं। शाम को घर वापस आकर झोंपड़ियों के कवानीन के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। यानी यहाँ भी, हालांकि यहाँ कुछ वाकयात होते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी इंसानी चीज अजनबी नहीं है, सब कुछ इंसानी तरीके से है। हाँ, यहाँ अंदरूनी कवानीन काम करते हैं और यहाँ चोरी करना मना नहीं है। चोरी करना मना है, चोरी करना मना है। अगर यहाँ कोई औरत को मारता है तो सब लोग तकरीबन पूरे मोहल्ले के साथ जमा हो जाते हैं और जैसा कि कहा जाता है, इस शख्स को सजा देते हैं जो ये करता है। यहाँ उनके पास खुद तरबियत, खुद खात्मा होता है। यानी अगर उन्होंने यहाँ किसी को मार दिया तो वो बस सब ने मिलकर इस शख्स को दफन कर दिया और किसी ने भी पुलिस को नहीं बुलाया। और अमूमी तौर पर ये मालूमात आगे नहीं फैलती और पुलिस को इत्तला देने का क्या फ़ायदा। जो शख्स कत्ल करता है इसे जेल में डाल दिया जाएगा और अगर उसे जेल में डाल दिया जाए तो ये पहले ही एक शख्स कम हो जाएगा जो करीब की कैफे को फायदा पहुंचाता है, जो हर रोज बियर पीता है। यानी वही मालिक अब ये बयान नहीं देगा। जो लोग करीब मौजूद थे, इन सब की पहले ही एक कहानी है, लिहाजा उनकी पुलिस उन्हें इस कहानी में शामिल कर सकती है। वो समझते हैं कि पुलिस से वाकिफियत से बचना बेहतर है क्योंकि पुलिस तलाश करेगी, वो किसी और शख्स को भी ढूंढ सकती है जिसकी पहले ही कोई बुरी कहानी मौजूद है। तुम्हें कहा जाएगा तुम इमून में ये नहीं किया और पुलिस कहेगी हाँ ये कैसे नहीं किया। क्या था, यहाँ औरत खानदान को चलाती है, वो यहाँ की सरबराह है और ये सिर्फ फौलाज में नहीं, ये हर जगह है। इसीलिए यहाँ जैसा कि कहा जाता है, कोई भी हरकत मर्दों की तरफ से मर्द औरतों के खिलाफ सख्त सजा दी जाती है। हकीकत में यही बात उन हम जिन्स परस्तों पर भी लागू होती है। वो यहाँ इतने महफूज हैं कि एक आम आदमी ज्यादा जल्दी इन लोगों से मुतासिर होगा बजाय इसके कि ये लोग आम, यानी उनके लिए यहाँ सब कुछ मुख्तलिफ है, एक अलग सैयारा, सब कुछ उल्टा है। ब्राजील में माफिया की बुनियादी कमाई मुनशियात की तिजारत है और जेल में पीटर का वास्ता इस गैर कानूनी कारोबार की बड़ी मछलियों से पड़ा। एक था जो कि मुनशियात का बादशाह था, वो शख्स जो बड़ी मिकदार में सप्लाई करता था सामान। मुनशियात की स्मगलिंग इन्हों भी मुख्तसर ये के लाता था और एक ऐसे को पकड़ा गया और वो बैठा था, मैं इससे बातचीत करता था। यानी उसने भी 4.5 साल कैद काटी और उसे बुरी कर दिया गया। यानी रिश्वत काम कर गई और आला अदालत में इस पर से इल्जाम हटा दिया गया और उसे फौरन 1 घंटे के अंदर जेल से रहा कर दिया गया और वो गायब हो गया। यानी वो शख्स जो जैसा कि कहा जाता है उम्र कैद काटना चाहिए था, वो 4 साल बाद बाहर आ गया। इन तमाम कवानीन को जानता था, ये सब कैसे काम करता है, दुनिया भर में तमाम नेटवर्क। और यहाँ मैंने इन सब के बारे में जान लिया क्योंकि मैंने खुद कभी इस्तेमाल नहीं किया और यहाँ ब्राजीलिया में रहते हुए भी इस्तेमाल नहीं करता। यानी मैंने कभी उसका जायका भी नहीं चखा, इसलिए मैं इससे नहीं गुजरा। मैं नहीं जानता था कि ये मुल्क किसी तरह से मुनशियात के नेटवर्क से जड़ा हुआ है और मेरे लिए मुनशियात का नेटवर्क सिर्फ अफगानिस्तान था बस। लेकिन यहाँ जो है तो ये एक आम कारोबार है और यहाँ सब इसमें शामिल हैं, छोटे से बड़े तक, और ये मामूल की बात है। यानी यहाँ ये किसी को नहीं डराता, यानी इसको अंडे बेचने जैसा समझते हैं। यहाँ इसको सिगरेट की तरह समझा जाता है, जैसे कि बियर पीना किस्म से, जैसे कि बियर पीना, हाँ यानी गुप्तन ये कुछ और है। तुमने इसे आजमाया और फिर इनकार नहीं कर सकते और ये यहाँ मौजूद है, लेकिन यहाँ इतना ज्यादा नहीं है। पीटर के मुताबिक ब्राजील में अफसरान भी इस्तेमाल करते हैं और वही जज, वही वकील, वो भी इसी तरह पीते हैं, इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। वहाँ वो उसे सूंघ सकते हैं और साथ ही साथ लोगों को इसी जुर्म के लिए जेल भेज सकते हैं। इसके बावजूद ये समझते हुए कि ये लोग यहाँ फाशक्तों की तरह आए हैं, सिगरेट पीते हैं और दाएं बाएं इस्तेमाल करते हैं और वहाँ मारिजुआना का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये यहाँ भी हर जगह दाएं बाएं फरोख्त होती है। सबसे ज्यादा कीमत 50 रियाल है, सबसे कम कीमत 5 रियाल है। तेरी अल्लाह
हाँ, $1। क्या वो यहाँ ज्यादा खुशहाल इलाकों से आते हैं, खास तौर पर कुछ ममनुआ खरीदने के लिए? नहीं, क्योंकि ज्यादा खुशहाल इलाकों में भी हर जगह अपनी जगहें हैं जहां से खरीद सकते हैं वही चीज वही मोतबर लोगों से, लेकिन वहां सिर्फ मियारी चीजें मिलती हैं। महंगे इलाकों में वहां अपने खरीदारों की कदर करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे गरीब इलाकों में। यहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं और जानते हैं कि कौन बेचता है, कौन तिजारत करता है। यहाँ ऐसा भी होता है कि वो अपने घरों में भी उगाते हैं, लेकिन ये मेयार पर भी असर डालता है यकीनन। फुदर वाहिद गैर मुल्की नहीं है जिसे मुनशियात की स्मगलिंग के लिए गिरफ्तार किया गया, और अगर वो बच गया तो ज्यादातर दूसरे नहीं बच पाते। लोग यहाँ आते हैं किसी न किसी कमाई के लिए, और फौरन और बड़ी मिकदार में उन्हें यहाँ मुनशियात से लाद दिया जाता है और हवाई अड्डे भेज दिया जाता है। हवाई अड्डे पर उन्हें पुलिस पकड़ लेती है, जेल में डाल देती है, फिर वो रहा हो जाते हैं और यहाँ रहते हैं। यहाँ पर जैसे बेघर लोग, ऐसे लोगों की मदद अब खुद पीटर भी कर रहा है। उन्हें पहले ही समझाया जाता है कि इस सूरत हाल में कैसे जिंदा रहना है, कहाँ बेहतर है, जैसे कि कोशिश करते हुए पहले वक्त में यहाँ तक के रहाइश में मदद करना ताकि वो अपने रिश्तेदारों से राब्ता कर सकें, कुछ पैसे तलाश कर सकें, शायद काम भी शुरू कर सकें ताकि किसी तरह अपनी मदद कर सकें इस जिंदगी में। और मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे लोगों को बाहर निकलते वक्त पकड़ लूं ताकि वो स्टेशन या बस स्टेशन पर खो न जाएं। जब उन्हें जेल से रहा किया जाए, आदमी आजाद होता है, इसे घर वापस जाना होता है और उसके पास न पैसे हैं, न दस्तावेजात, बिल्कुल कुछ भी नहीं। इस लम्हे में वो कमजोर होता है। हाँ, और आदमी को तो बुनियादी तौर पर खाना भी चाहिए, और उसके पास कोई समाजी मौके नहीं है, मुफ्त सफर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। वो बस वहाँ चप्पलों में बाहर निकलता है, फटी हुई कपड़ों में सड़क पर, क्योंकि वो जेल में किसी तरह पुराने हो चुके। और तुम्हारे पास वक्त एक ही कपड़े होते हैं। हाँ बिल्कुल, और निजता आदमी सड़क पर निकलता है पहले ही भिखारी की तरह नजर आता है। ये फ़ोयल्लाह के लिए तैयार। हाँ, और ये फ़ोयल्लाह नहीं है, उन्हें यहाँ फ़ोयल्लाह में भी नहीं जाने देंगे। ये पिल्लों के नीचे, पिल के नीचे, वहाँ जहाँ दरिया है, और वहाँ वो वहाँ अपनी जिंदगी खत्म कर सकते हैं और कोई भी इसके बारे में नहीं जान पाएगा। यहाँ एक लटवैन था, वो बाहर निकला, इससे कोरोना वायरस की 4 वैक्सीन लगाई गई। वो जेल से बाहर निकला, फौरन कोरोना वायरस का शिकार हुआ और मर गया, और बस इसे कोई भी नहीं ढूंढ रहा था कौन, कहाँ, क्या, यानी कोई नहीं जानता कि वो मर गया। तो तुम्हें कैसे पता चला? वो लड़के जिन्होंने देखा कि वो मर रहा था, उन्होंने बाद में मुझे इसके बारे में बताया, लेकिन शुरू में वाकई मर सकते हैं। हाँ, हो सकता है। अगर तुम बाहर निकलते हो, तुम्हारे पास कोई मालूमात नहीं होती, वो तुम्हें कोई मालूमात नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं। यानी अगर तुमसे तलाश भी नहीं करते, और इस शख्स के पास जो बाहर सड़क पर निकला है, इसके पास इंटरनेट तक रसाई नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं, और ऐसा लगता है कि तुम किसी से कहो कि मुझे अपने टेलीग्राम में जाने दो, ये मुश्किल है। हाँ, ऐसी मदद हासिल करना वाकई नामुमकिन है। ब्राजील में सोशल हॉस्टल भी है, लेकिन वहाँ जाना इतना आसान नहीं है। तुम आते हो, रजिस्टर करते हो, वो तुम्हें देखते हैं और फिर सोचते हैं कि तुम्हें इस हॉस्टल में कब रखा जा सकता है। यानी ये फौरन भी हो सकता है, अब 3 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद भी। यानी इस दौरान इंसान वाकई मर भी सकता है। बस सड़क पर आए, चाकू से हमला किया, यानी ऐसा भी हुआ है। कुछ लड़के थे जो बस सड़क पर चल रहे थे और उन पर हमला हुआ, क्योंकि उन्होंने फैसला किया कि उनसे सब कुछ छीन ले, लड़कियों से जो जवान और खूबसूरत थीं। लड़कियों के लिए ज्यादा मसाइल है। बिल्कुल नहीं समझती कि वो क्या कर रही हैं। उनसे कहा जाता है कि एक कीमती पार्सल, महंगा पार्सल पहुंचाना है। किसी को भी खबर नहीं होती, वो भी नहीं जानती, और सूटकेस जो ताले से बंद होता है, वो उसे खोल भी नहीं सकती देखने के लिए कि इसमें क्या है, और बस यानी ये एक कीमती तोहफा है, तुम्हें इसे नहीं देखना चाहिए। और इसी तरह की चीजें लड़की को बहकती है। इसे वादा किया जाता है कि सफर के लिए इसे 1-2-3 हजार डॉलर मिलेंगे, इसके टिकट का खर्च उठाया जाएगा, और वो जेल में पहुंच जाती है। और फिर जब वो बाहर निकलते हैं, वो कहाँ जाते हैं मुझे नहीं मालूम। पुलिस सब कुछ जब्त कर लेती है, तमाम फोन, तुम्हारे घर की तमाम चाबियां।
लेकिन वो पकड़े जा सकते हैं, उन्हें वहाँ पकड़ा जा सकता है और वो बड़ी तादाद में कहीं गुलामी में चले जाते हैं आगे। हो सकता है ये मुमकिन है कि ये कारोबार खुद जेल में ही चल रहा हो, जहाँ मालूम होगा कि कौन सी लड़की कब बाहर निकलेगी। शायद तस्वीर के साथ ये खौफनाक है। जो लोग जेल से बाहर आते हैं उनके लिए अहम काम चले जाएं, लेकिन जब पैसे नहीं होते और बाहर जाने पर पाबंदी होती है बहुत मुश्किल होता है। आखिरी लड़के जो बैठे थे जब लूला सदर बनी और लड़कों को रहा करना शुरू किया तो 2 महीने के लिए पकड़े जाते थे, यानी 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, यानी पूरे साल के लिए नहीं, सिर्फ 1 महीने के लिए। 2 को पकड़कर छोड़ दिया गया। तो मैं ऐसे लोगों की मदद करता हूँ यहाँ से जाने में, और जब आप किसी की मदद करते हैं वो बचकर निकल जाए, उनकी सिस्टम में नजर से गायब हो जाते हैं। अगर कोई शख्स हाजिर नहीं होता, निशान नहीं लगाता, तो वो 3 साल बाद उन्हें बस फहरिस्त से निकाल देते हैं। एक तरफ मैं उनके कवानीन के खिलाफ वर्जी करता हूँ जब मैं लोगों को इस मुल्क से भागने में मदद करता हूँ, क्योंकि वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि मैं इंसानों की खरीद और फरोख्त वगैरह में मुलव्वस हूँ। इसके बावजूद मेरे पास यहाँ कुछ तारीख है जराइम की। वो ये इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकते, लेकिन उनके लिए साबित करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस मुल्क में कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। वो इल्ज़ाम लगाते हैं, जेल में डाल देते हैं, और फिर तुम्हें साबित करना होता है कि ऐसा नहीं हुआ। बेगुनाही का कोई तसव्वुर नहीं, गुनाह का तसव्वुर है। तुम साबित करो कि ये तुम नहीं थे और फिर देखेंगे। वो पहले जेल में डालते हैं, फिर ये देखते हैं कि तुम्हें किस बात पर जेल में डाला गया। एक औरत ने कहा कि उसे मारा गया। कोई ना तो मार पेट की जांच करता है ना कुछ और, तुम्हें जेल में डाल दिया जाता है और फिर तुम्हें यह साबित करना होता है कि तुमने इस औरत को नहीं मारा और तुमने इसे कभी देखा भी नहीं। जेल में पीटर की मुलाकात बहुत खतरनाक मुजरिमों से भी हुई। यहाँ एक चीनी गिरोह था जो चोरी और भत्ताखोरी में मुलव्वस था, और अगर लोग पैसे नहीं देते थे तो वो इन लोगों को कत्ल कर देते थे। और मैं एक चीनी से बात कर रहा था, उसने कहा कि उसने खुद जाती तौर पर 1000 से ज्यादा लोगों को कत्ल किया है। 1000 से ज्यादा। वाकई एक समझदार आदमी है। हाँ, वो चीनी लोग सर्द मिजाज होते हैं, बेरहम, और इसके लिए ये कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो बच्चा है या बालिग। खैर उनका काम है। सर, उसने इसको मामूली समझा और ये ठीक था। इस शख्स ने इसके लिए सजा काटी 4-8 साल। क्यों? यहाँ के कवानीन ऐसे हैं। वो क्योंकि ये आखिरकार माफिया थी, वो पैसे वसूल करते थे और कुछ लोग सड़क पर रह गए। वो जाहिर है मदद करते थे, यानी ये चीनी लोग वो इस जेल में बादशाहों की तरह रहते थे, क्योंकि उन्हें बाहर से मदद मिलती थी, माली मदद और साथ में वकील और दीगर चीजें, जब किसी शख्स को चीन वापस भेजा जाता है। ब्राजील में जराइम के लिए इस पर से इल्जाम हटा दिया जाता है और वो आजाद इंसान बन जाता है। मैंने पूछा कि वो कैसे काम करते हैं। कुछ अजीब लोग हैं जो अपनी शानदार गाड़ी दिखाते हैं, सोने का बच्चा, कुछ ऐसा। इंटरनेट पर पैसे चमकाए, वो उसे ढूंढ रहे हैं ताकि उसे चोरी करें और वालिदैन से तावान मांगे। वो पहले देखते हैं कि इंसान किस चीज से चमकता है और फिर उसी से आगे बढ़ते हैं। वो चोरी करने से पहले इंसान का मुताला करते हैं। चीनियों के सामने सोशल मीडिया चमकने का बेहतरीन वक्त है। अपने इंस्टाग्राम में अपनी हर सफर की बहुत सी चीजें शायर करता हूँ। इंस्टाग्राम में वोगा का अरमानो सब्सक्राइब करें, और अगर दूसरे सब्सक्राइबर्स में चीनी माफिया नजर आए तो बताएं। अल्लाह को फुलास पसंद है और वो गाइड के तौर पर सयाहों को यहाँ लाती है खतरात के बावजूद। किसी भी गाइड को क्रिस्ट की मूर्ति अशुगर लूप ले जा सकता है, और मैंने चाहा कि मैं दूसरी तरफ दिखाऊं। रियो डी जेनेरो। मसाइल से बचने के लिए अल्लाह किसी को भी यहाँ नहीं लाती। मुझे चाहिए कि लोग लुत्फ अंदोज हों, और फिर मैंने सोचा क्यों ना मेरे पास एक क्रैश टूर हो। जैसे एक बार सयाहों ने मुझे कहा, सुनो, वो खुद ही मुझे उकसाते थे, कहो कुछ सुनाओ, कोई जबरदस्त बात। चुल्लू जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, और यहाँ तो इसकी भरमार है, तो लो बड़ा करम और चाहिए। ऐसा होता है कि फर्ज करें जब कोई कंपनी आती है, लड़कियाँ सब बहुत खुश होती हैं, चीखती हैं, चलाती हैं, नाचती हैं, और लड़के अक्सर देखो तुमने देखा इसके पास ग्रेनेड लटक रहा। मैं कहती हूँ देखा तो क्या मतलब, तो क्या उसके पास ग्रेनेड लटक रहा है, वो लटक रहा है, सब ठीक है। सब टाइटल्स बनाए ने
वहाँ लोग बंदूकों के साथ हैं, यानी मेरे साथ लोग इतने आरामदेह हो जाते हैं कि वो हथियार को भी असली नहीं समझते। पहाड़ वापस हम रात नीचे उतरते हैं और बगैर बाई नीचे जाते। मैंने 5-6 मजीद लोगों को बंदूकों के साथ देखा और मैं उनका आदी हो गया और उनमें से एक के साथ टूटे फूटे अंग्रेजी में कुछ मजाक भी किए। हम फोयल्ला से मरकज की तरफ आम लोगों की तरह जा रहे हैं। झोंपड़ पट्टी मनी बस में। ऐसी बसें हमारे यहाँ 20 साल पहले चलती थी। सिवाय खिड़की से नजर आने वाले दुनिया भर में मशहूर कोपिकाबाना साहिल और समंदर के, जो आज जोश में है कि धुंध बन गई है। मुझे शक है कि पीटर ने अपनी ब्राजील की सफर और यहाँ की जिंदगी को इस तरह मंसूबा बनाया, लेकिन वो उम्मीद की ताकत से भरपूर है और तमाम मसाइल का सामना कर लेगा। यहाँ नहीं, 4 बच्चे सब मुख्तलिफ ममालिक में हैं। चारों मुख्तलिफ ममालिक में हैं। जापान, नीदरलैंड्स, आयरलैंड और यूक्रेन। जो मैंने खो दिया वो मैं कभी वापस नहीं पा सकता। बुनियादी तौर पर अगर आप एक ताजिर थे और आपने सोचा एक कारोबारी शख्स की तरह, तो आपको किसी के साथ अमल करना होगा। कोई बात नहीं। रात को फ्यूल से वापस आना गैर मुल्की के लिए खुशगवार काम नहीं है, लेकिन मैंने यकीन हुआ कि झुग्गियों में भी अक्सर आम लोग रहते हैं जो तफरी करना, बच्चे पैदा करना और दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं। लातीनी अमेरिका मेरी आखिरी किस्त नहीं है। मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ वोवा कारमानोफ। खुदा हाफिज।